We will start computer fundamentals. So, before going into the detail, let us understand some terminology. Data, information, probability, these are the three terminologies which must be understood by us before starting computer fundamentals. So first of all, we will understand what is data. जैसा आप लोगों ने बुक्स में स्टडी किया होगा, data is raw facts and figures. सिंपल आपने ये डेफिनेशन स्टडी करी होगी, जो भी बुक आपने कंप्यूटर फंडामेंटल की स्टडी करी होगी. Let us understand what is this raw facts and figures. जो आपने स्टडी किया है, that is raw facts and figures. ये raw facts and figures क्या है? For example, so you are having some data, say X, some scattered data 3, 4, 8. This is known as data. When we will connect them or we will establish some relationship between these data, then it becomes information. Say the tabular representation of this data, X, Y, Z, and we are mentioning, say X is 3, 4, and 8. Now it becomes information. So data is raw facts and figure. Say I am saying 20. So it is a data. I am saying 20 degrees centigrade. इससे हमें कुछ पता चलता है कि ये कुछ मीनिंगफुल फॉर्म है. जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है तो किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये टेम्परेचर को. लेकिन अगर हम ये मेंशन करते हैं, से 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एट नून, then it becomes information. So information is the meaningful form of data. Similarly, similarly you can take the example of anything. Say your name. So the name is Amit. Branch, say B.Tech. Say, course is B.Tech and branch is EC. तो ये तीनों चीजें अलग अलग हैं. मैं अगर यहाँ पे मेंशन करता हूं, say Amit, B.Tech and EC. Now it is data. लेकिन अगर ये मेंशन करता हूं मैं, say Amit is a B.Tech student of EC branch, then it becomes information. So you can write the definition. Data is raw facts and figures. And what is information? The meaningful form of data is known as information. Similarly, you can take many examples of data and information. तो इसमें बड़ा confusion होता है. जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनके माइंड में रहता है कि डाटा क्या है, कि जैसे आपने पेन ड्राइव में डाटा ले लिया, मतलब उनके माइंड में रहता है कि कोई भी चीज है. कोई कहता है कि डाटा इज ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन, तो ऐसा नहीं है. डाटा इज रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स. उसमें रॉ फैक्ट्स में कोई ज्योमेट्रिकल फिगर भी हो सकती है जिसमें कोई रिलेशनशिप ना हो. सिंपल आपको ये ध्यान रखना है. लेकिन जब हम किसी डाटा के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर देते हैं, देन इट बिकम्स इंफॉर्मेशन. लाइक अमित B.Tech EC, ये इंडिविजुअली क्या है, एक डाटा है, लेकिन जब हम इसके बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं, लाइक अमित इज ए B.Tech स्टूडेंट ऑफ EC ब्रांच, देन इट बिकम्स एन इंफॉर्मेशन. नेक्स्ट इज द प्रोबेबिलिटी.
प्रोबेबिलिटी अगर हम देखें, द रिलेशनशिप बिटवीन डेटा एंड रिलेशनशिप बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड प्रोबेबिलिटी. कैसे प्रेजेंट करेंगे आप रिलेशनशिप को इंफॉर्मेशन और प्रोबेबिलिटी की? सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल. जैसे आप देखते हैं न्यूज चैनल देखते हैं, तो उसमें आप क्या देखते हैं कि किसी चीज की अकर होने की जो प्रोबेबिलिटी जितनी कम होती है वो उतनी ही अच्छी इंफॉर्मेशन होती है. जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक बड़ी अच्छी कोटेशन सुनी होगी, डॉग बाइट्स ए मैन, इट इज वेरी कॉमन. लेकिन अगर कहीं पे इसका रिवर्स हो जाए, ए मैन बाइट्स ए डॉग, देन इट बिकम्स इंफॉर्मेशन. सो द रिलेशनशिप बिटवीन इंफॉर्मेशन इज एंड प्रोबेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. जैसे आपने देखा होगा न्यूज चैनल वाले बड़ा हाइप क्रिएट करते हैं कि एक चाइल्ड है वो बोरिंग में गिर गया, या बहुत देखते होंगे न्यूज में कि उसको आर्मी वालों ने बचाया. तो उसमें क्या होता है कि बोरिंग में गिरने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम है, तो इसलिए वो क्या बन जाती है? इंफॉर्मेशन बन जाती है. सो द रिलेशनशिप इज इंफॉर्मेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रोबेबिलिटी. है तो बिल्कुल बेसिक चीजें, मतलब अगर आप डाटा इंफॉर्मेशन की बात करें, लेकिन इस पे भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकता है. मतलब जैसे लिखते हैं डाटा इज इंफॉर्मेशन प्रोबेबिलिटी और कुछ दे दें उसमें कोई इंफॉर्मेशन मेमोरी, तो आप उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, रिलेशनशिप की फॉर्म में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकता है. या इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उसी टाइप से उसकी ऑप्शंस क्रिएट किए जा सकते हैं. तो ये बेसिक चीजें, मतलब ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए. डाटा इज रॉ फैक्ट्स एंड फिगर, इंफॉर्मेशन इसको और भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जैसे मैंने कहा, द मीनिंगफुल फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन इज नॉन एज द मीनिंगफुल फॉर्म ऑफ डाटा इज नॉन एज इंफॉर्मेशन. या जब हम किसी डाटा के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं, देन इट बिकम्स इंफॉर्मेशन. अब आते हैं हम कंप्यूटर फंडामेंटल्स पे. अगर हम इस डाटा और इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर फंडामेंटल से कनेक्ट करेंगे, तो सबसे पहले हमें समझना जरूरी है कि व्हाट इज कंप्यूटर. जो लोग अभी आए हैं, एक बार से मैं आपको फिर से बता देता हूं. कंप्यूटर फंडामेंटल हमने स्टार्ट किया है, जिसमें डाटा, इंफॉर्मेशन और प्रोबेबिलिटी के बारे में हमने डिस्कशन किया है. डाटा के बारे में बताया कि डाटा इज रॉ फैक्ट्स एंड फिगर, जैसा आपने पहले भी स्टडी किया है. उसके लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया, से मैंने लिया 20 डिग्री, फिर मैंने मेंशन किया 20 डिग्री सेंटीग्रेड एट नून. तो जैसे ही हम 20 की बात करते हैं तो एक डाटा है, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, टीवी फैन, ये सब क्या है? एक डाटा है. लेकिन जब हम इनके बीच में कोई रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर देते हैं, देन इट बिकम्स इंफॉर्मेशन. फिर हमने स्टडी किया है कि रिलेशनशिप बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड प्रोबेबिलिटी, तो दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. उसमें हमने एग्जाम्पल लिया था, ए डॉग बाइट्स ए मैन और ए मैन बाइट्स ए डॉग. तो जो सेकेंड वाली पॉसिबिलिटी है वो कम होती है, तो वो क्या हो जाएगी? एक इंफॉर्मेशन हो जाएगी. नाउ कम टू कंप्यूटर. सो कंप्यूटर के बीच में अगर डेफिनेशन की बात करेंगे, डिफरेंट बुक्स में जाएंगे, आपको डिफरेंट डेफिनेशंस मिलेंगी. कंप्यूटर इज ए वर्ड derived from the word compute, which means to calculate. Which means to calculate. It means any calculating device is a computer. Computer is derived from the word compute, which means to calculate. It means any computing device is a computer.
And the first computer was abacus. First computer was abacus. And this device was electromechanical, जिसमें सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होता था, और उसमें कुछ सर्कल्स होते थे, उसके बेस पे उस कैलकुलेशंस परफॉर्म होती थी. अब कंप्यूटर एक कैलकुलेटिंग डिवाइस है, ये सभी को क्लियर हो गया. अगर हम बात करें हाउ कंप्यूटर वर्क्स, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. इनपुट यूनिट, processing unit, and output unit. And output unit. You can say this is the block diagram of a computer. Input, processing, and output. Now how this input, processing and output works? जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में डिस्कशन किया था डेटा एंड इंफॉर्मेशन का. कोई भी यहां से आप इनपुट प्रोवाइड करते हैं, उसकी प्रोसेसिंग होती है और आउटपुट प्रोड्यूस होता है. तो डाटा और इंफॉर्मेशन के बीच में आप ये भी रिलेशनशिप दे सकते हैं. व्हाट इज डाटा? प्रोवाइडेड टू द इनपुट यूनिट. एंड व्हाट इज इंफॉर्मेशन? The processed form of data is known as information. The processed form of data क्या हो जाएगा? Information. Is it clear? The processed form of data is known as information. एकदम सिंपल है. मतलब अभी हम ना तो हमने किसी एनालॉग कंप्यूटर की बात करी है, ना हमने अभी किसी डिजिटल कंप्यूटर की बात करी है, और ना ही हमने अभी किसी हाइब्रिड कंप्यूटर की बात करी है. We are talking about computer in general terms, कि ये कंप्यूटर है, derived from compute, which means to calculate, and the first computer was abacus, which was electromechanical device. इसमें 3 पार्ट होते हैं, इनपुट यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट एंड आउटपुट यूनिट. इज इट क्लियर? अब इन तीनों पार्ट को हम इंडिविजुअली डिस्कस करते हैं और कोरिलेट करते हैं ह्यूमन बीइंग से. कंप्यूटराइजेशन क्यों स्टार्ट हुआ? कंप्यूटराइजेशन मीन्स ऑटोमेशन. मतलब किसी भी चीज का जो काम हम मैन्युअली करते हैं उसको हमें क्या करना है? ऑटोमेट करना है. अब अगर इसको हम कंप्यूटर को ह्यूमन बॉडी से कोरिलेट करें तो कैसे, क्या इनपुट होगा और क्या आउटपुट होगा? इनपुट यूनिट में अगर हम देखें, जो आप यूजुअली सभी यूज करते हैं, तो ये दीज थिंग्स आर वेरी कॉमन. जैसे आप देखते हैं कीबोर्ड, माउस, और क्या क्या होता है? जॉयस्टिक एंड मैनी मोर. ये इनपुट डिवाइसेस हैं. आउटपुट डिवाइसेस में आप क्या क्या देखते हैं? स्पीकर, प्रिंटर, प्लॉटर, एटसेट्रा. या जो आप मॉनिटर है, मॉनिटर भी आप जो वर्क करते हैं वो भी किस में आता है? आउटपुट डिवाइस, एटसेट्रा. अब इसको ह्यूमन बॉडी से हम कैसे कोरिलेट करें? तो जो भी हम वर्क करते हैं, जो ये प्रोसेसिंग वाला पार्ट है, दिस प्रोसेसिंग पार्ट आल्सो इंक्लूड मेमोरी. कैसे करें इसको कोरिलेट? जैसे ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो हमारा ब्रेन है, इट इज द मेन प्रोसेसिंग यूनिट. तो यहां पे जो हम प्रोसेसिंग यूनिट की बात करते हैं, इसमें सीपीयू होगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होगा, कंट्रोल यूनिट होगा, जो सभी डिवाइसेस के बीच में क्या करेगा? सिंक्रोनाइजेशन स्टैब्लिश करेगा. वो कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है फॉर द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ वेरियस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे. अभी हम सिर्फ जनरल डिस्कशन कर रहे हैं. अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडी में क्या क्या चीजें इनपुट डिवाइस है, जैसे हमारे ईयर है, इनसे हम क्या करते हैं?
क्लियर करते हैं। तो ये क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, मुंह से हम बोलते हैं, तो इट वर्क्स एज ए आउटपुट डिवाइस। हमारा फेस है, मतलब इसको आप किस में रखेंगे, फेस को किस में रखेंगे आप, आउटपुट डिवाइसेस में आप रख सकते हैं। जैसे कुछ चीजें ऐसी हैं जो इनपुट में भी है, आउटपुट में भी है। जैसे आपका माउथ है, इससे बोलते हैं तो आउटपुट की तरह वर्क करते हैं, खाते हैं तो इनपुट डिवाइस की तरह वर्क करता है। ये चीजें हुई जो हमने इसको कोरिलेट किया। जैसे हमारा ब्रेन है, इट इज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जैसे जो हार्ट, जो सिग्नल्स जनरेट होते हैं जिससे हमारी बॉडी के ब्लड का सर्कुलेशन होता है, वो किसके थ्रू होता है, किसके थ्रू होता है, हार्ट के थ्रू होता है या ब्रेन के थ्रू होता है, ब्रेन के थ्रू होता है, हार्ट के थ्रू होता है। तो उससे भी क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट होते हैं जिससे पूरी बॉडी के ब्लड का सर्कुलेशन बनता है। वैसे ही यहाँ पे वो कंट्रोल यूनिट होती है, वो क्या होती है, कंट्रोल यूनिट होती है। इस तरीके से जो भी हम मैनुअल वर्क करते थे उसी चीज को क्या कर दिया गया है, कंप्यूटराइज कर दिया गया है। तो इसको समझना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर हम इसे पूरा रियल लाइफ से कोरिलेट करके चलें तो हमें इसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कोई भी अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है, बस आपको ये पता हो कि हाँ ये कैसे रिलेटेड है। अगर आपने उसके बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर लिया और आपको समझ में आ गया कि हाँ ये पार्ट ये हो सकता है, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे मैंने अभी इंफॉर्मेशन के बारे में बहुत सारी चीजें बता दी। जैसे इंफॉर्मेशन क्या है, द प्रोसेस फॉर्म ऑफ डाटा इज नोन एज इंफॉर्मेशन, द मीनिंगफुल फॉर्म ऑफ डाटा इज नोन एज इंफॉर्मेशन। बहुत सारी चीजें हैं मतलब जिसको हम कर सकते हैं। तो ये जनरल डेफिनेशन है जिसके बारे में अभी हमने डिस्कशन किया। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। जैसे आपने जितना भी बुक्स में स्टडी किया है, जो आपने बीटेक फर्स्ट ईयर में स्टडी किया होगा या डिप्लोमा में किया होगा, उसमें आपने सारी चीजें देखी होंगी कि वो डिजिटल कंप्यूटर की डेफिनेशन देते हैं। मतलब उसमें आप देखेंगे कि कंप्यूटर इज उसमें कंप्यूटर की डेफिनेशन देखेंगे, इट इज ए डिजिटल कंप्यूटर विच टेक्स इनपुट, प्रोसेस देम एंड प्रोड्यूस आउटपुट। इस टाइप की चीजें, मतलब डिजिटल वर्ड आपने उसमें, या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का आपने सुना होगा उसमें कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच टेक्स इनपुट, प्रोसेस इट एंड प्रोड्यूस आउटपुट। ये सारी चीजें आपने देखी होगी, लेकिन उसमें जनरल डेफिनेशन आपने नहीं देखी होगी, चाहे आपने जो भी बुक स्टडी करी है। इट इज कम टू क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ computer. Computers are classified into three categories: analog computer, digital computer, and hybrid computer. And hybrid computer. So most of the students are related to electrical or electronics branch. कभी पहले आपने एनालॉग कंप्यूटर का नाम सुना था या नहीं? एनी स्टूडेंट कुछ आइडिया कि एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, इस टाइप का क्लासिफिकेशन सुना है या नहीं सुना है? देखो, जो हमने स्टार्ट किया था जनरल डेफिनेशन से, द कंप्यूटर इज ड्राइव फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट विच मीन्स टू कैलकुलेट। इट मीन्स एनी कैलकुलेटिंग डिवाइस इज ए कंप्यूटर। सिग्नल्स तो पता ही है आपको, एनालॉग सिग्नल, डिजिटल सिग्नल, तो इससे आपको काफी चीजें वैसे ही क्लियर हो जाएंगी। वो कंप्यूटर्स जो एनालॉग सिग्नल्स यूज करते हैं, दे आर नोन एज एनालॉग कंप्यूटर्स। अब वो एनालॉग कंप्यूटर्स कौन कौन से हैं, मतलब आप सुनेंगे तो सरप्राइज रह जाएंगे। जैसे आप अपनी गाड़ी ड्राइव करते हैं, उसमें स्पीडोमीटर होता है। अब तो डिजिटल आने लगे हैं, लेकिन जो वो स्पीडोमीटर आप यूज करते हैं, द मीटर विच मेजर द स्पीड इज नोन एज स्पीडोमीटर। तो जो स्पीडोमीटर आप यूज करते हैं, दैट इज नोन एज एनालॉग कंप्यूटर। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, वेदर थर्मोमीटर इज ए कंप्यूटर और नॉट,
تو آپ کیا ریپلائی کریں گے؟ یس، تھرمامیٹر از آلسو اے کمپیوٹر وچ کیلکولیٹس دا ٹیمپریچر. اور اس میں کون سے سگنل یوز کرتا ہے؟ وہ اینالوگ سگنلس. کلیئر؟ ایسے دیر آر ویریس، جیسے ارتھ کویک کو میجر کرنے کے میٹرز ہوتے ہیں، لیکن اب تو وہ سب ڈیجیٹل آنے لگے ہیں. تو اس میں دا کمپیوٹرس وچ یوزز اینالوگ سگنل آر نون ایز اینالوگ کمپیوٹرس. اور ایگزامپل لائک اسپیڈومیٹر، تھرمومیٹر، اسپیڈومیٹر، تھرمومیٹر ایٹسٹرا. اب ہم بات کرتے ہیں جو ہمارا ڈیجیٹل کمپیوٹر ہے، جس کے بارے میں آپ نے پورا سیمسٹر نکالا ہے. نیکسٹ ڈیجیٹل کمپیوٹر، جو آپ ڈیفینیشن پڑھے ہیں. ڈیجیٹل کمپیوٹر از این الیکٹرانک ڈیوائس. چاہو تو آپ ڈیفینیشن لکھ لو. نوٹ کر رہے ہیں یا آپ کو ڈکٹیٹ کرنا ہے؟ اینی سینٹر، اگر کسی کو مطلب کچھ ڈکٹیٹ تو نہیں کرنا ہے اس کے بارے میں. اس کے ویسے نوٹس آپ کو پرووائڈ کر دیے جائیں گے. مطلب سمجھانا سفیشینٹ ہے یا آپ کو نوٹ بھی کرانا ہے؟ ابھی تو ایس سچ کو، یہ تو جنرل ڈسکشن ہے، لیکن اس کے نوٹس آپ کو ٹوٹل مل جائیں گے. جو نوٹس ہیں وہ سارے آپ کو مل جائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ نیکسٹ ڈیجیٹل کمپیوٹر. چاہو تو کچھ لوگ نوٹ کرنا چاہے کر بھی لیں. اٹ از این الیکٹرانک ڈیوائس. It is an electronic device which takes input from the user, process it, and produced useful information known as output. کچھ بکس میں اگر آپ دیکھیں گے اس میں یہ مینشن کیا ہوا ہے، اٹ ٹیکس ان پٹ ان بائنری فارم، پروڈیوسڈ آؤٹ پٹ ان الفابیٹ اور سے یا بائنری فارم. ایسے کرتے ہیں وہ. جیسے کی بورڈ سے آپ کوئی کی پریس کرتے ہیں تو جتنے بھی کی بورڈز میں کی ہوتی ہیں سب کے آسپیکٹ میں ایک اسکائی نمبر ہوتا ہے، امریکن اسٹینڈرڈ کوڈ فار انفارمیشن انٹرچینج. جیسے کیپٹل اے ہے، کیپٹل اے کی جو اسکائی ویلیو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 65. مطلب کچھ چیزیں میں آپ کو نوٹ کراؤں گا. جیسے اگر ہم بات کریں کہ یہ کیسے ورک کرتا ہے، یہ اسکائی کوڈ ہوتا ہے، امریکن اسٹینڈرڈ کوڈ فار انفارمیشن انٹرچینج. اس میں جیسے کچھ کے لیے آپ کو بتاتا ہوں. اگر کیپٹل اے ہے تو اس کی اسکائی ویلیو کیا ہوتی ہے 65. تو زیڈ تک کی چلتی چلی جائے گی، تو لاسٹ والا جو کیپٹل زیڈ ہوگا اس کی ویلیو کتنی ہو جائے گی 96. اور اگر ہم اسمال الفابیٹس کی بات کریں، اسمال الفابیٹ میں کیپٹل اے کی جو اسکائی ویلیو ہوتی ہے وہ 97 اینڈ سو آن. بی کی کیا ہو جائے گی 98. تو وہ ان ویلیوز کو کس میں کنورٹ کرتا ہے؟ بائنری فارم میں. اور بائنری فارم کیا ہوتی ہے؟ مشین انڈرسٹینڈیبل لینگویج ہوتی ہے. جو کمپیوٹر ہے، ڈیجیٹل کمپیوٹر کس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں؟ 0101. دیٹ از دا مشین لینگویج آف دا کمپیوٹر. تو ایک ایک پارٹ کو ڈیٹیل میں جائیں گے. تو یہ ہوا ڈیجیٹل کمپیوٹر. ابھی ہائیبریڈ کی تھوڑا ڈسکشن کے بعد وی ول اسٹارٹ بلاک ڈائیگرام آف ڈیجیٹل کمپیوٹر، جس میں کافی چیزیں آپ کو کلیئر ہو جائیں گی. نیکسٹ کمپیوٹر از ہائیبریڈ کمپیوٹر. نام سے ہی پتہ چل رہا ہے وہ کمپیوٹرز جن کے اندر ڈیجیٹل اور اینالوگ دونوں ٹائپ کے سگنلز یوز ہوتے ہیں. بہت دوز کمپیوٹرز آر نون ایز ہائیبریڈ کمپیوٹرز. اب یہ ہائیبریڈ کمپیوٹرز کون سے ہوتے ہیں؟ آپ میں سے کسی نے دیکھا ہائیبریڈ کمپیوٹر؟ اینی آئیڈیا؟ نہیں دیکھا.
لیکن میں بتاتا ہوں آپ سبھی نے دیکھا ہے صرف ڈفرینس کہاں ہے انفارمیشن کا. سبھی لوگ اے ٹی ایم مشین یوز کرتے ہیں. اے ٹی ایم مشین از دا ایگزامپل آف ہائبرڈ کمپیوٹر. میٹروز میں آپ وینڈنگ مشین یوز کرتے ہیں ٹوکن والی, دیٹ از دا ایگزامپل آف ہائبرڈ کمپیوٹر. یا یو کین سے بالکل جس کے اندر دونوں چیزیں ہوتی ہیں وہ سب کیا ہو جائیں گے ہائبرڈ. جیسے بہت سارے ایپ آ رہے ہیں جو ابھی بتائے انہوں نے, تو اس میں آپ وائس لیتا ہے اور وہ اس کو کس میں کنورٹ کر دیتا ہے, ٹیکسٹ میں کنورٹ کر دیتا ہے. تو وائس جو سگنل جائے گا وہ کس کی فارم میں جائے گا, اینالوگ کی فارم میں. پھر کنورژن کس میں ہو جائے گا اس کا, ڈیجیٹل میں. از اٹ کلیئر؟ تو یہ تینوں ٹائپ کے کمپیوٹر ہو گئے. ناؤ رائٹ ڈاؤن دا, ابھی کمپیوٹر کے بارے میں یہ تو ہوئی جو ہم نے ڈسکشن کیا ہے. کمپیوٹر کی اور بھی آپ اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں. جیسے اگر آپ اس کو اور ایلابوریٹ کریں گے دین یو ول فائنڈ کمپیوٹر از دا کمبینیشن آف ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر. مطلب کمپیوٹر کو ڈیفائن کرنے کے لیے یو کین ڈیفائن کمپیوٹر از ڈرائیوڈ فرام دا ورڈ کمپیوٹ وچ مینس ٹو کیلکولیٹ. یہ جنرل ڈیفینیشن ہے. اٹ مینس اینی کیلکولیٹنگ ڈیوائس از اے کمپیوٹر. سیکنڈ جو ہم نے ڈیجیٹل کی بات کری, ڈیجیٹل کمپیوٹر, اٹ از این الیکٹرانک ڈیوائس وچ ٹیکس ان پٹ یا ان پٹ ان بائنری فارم, پروسیس اٹ اینڈ پروڈیوس یوزفل انفارمیشن. اور تھرڈ ون کیا کر سکتے ہیں آپ, کمپیوٹر از اے کمبینیشن آف ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر. تو جہاں پہ کمپیوٹر کمبینیشن ہو جائے گا ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کا, کیا وہ اینالوگ کمپیوٹر ہوگا؟ کیا وہ اینالوگ کمپیوٹر ہوگا؟ کیونکہ اینالوگ کمپیوٹر میں سافٹ ویئر نہیں ہوتا. از اٹ کلیئر؟ تو جب ہم ڈیفائن کریں گے کمپیوٹر از اے کمبینیشن آف ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر, اٹ مینس اٹ از اے ڈیجیٹل اور ہائبرڈ کمپیوٹر. از اٹ کلیئر؟ اب جو اس میں نئی بات آئی ہے ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر, تھوڑا سا اس کے بارے میں ڈسکشن کرتے ہیں, دین وی ول اسٹارٹ بلاک ڈائیگرام آف ڈیجیٹل کمپیوٹر. سو ابھی ہم نے ڈیفائن کیا کہ کمپیوٹر از اے کمبینیشن آف, یہ کلاسیفیکیشن نہیں ہے, اٹ از اے کمبینیشن آف ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر. Now, what is hardware? Those parts or components of the computer which can be touched or tangible part of the computer are known as hardware. مطلب جن کمپوننٹس اور کمپیوٹر کے پارٹس کو ہم ٹچ کر سکتے ہیں دے آر نون ایز ہارڈ ویئر. فار ایگزامپل جیسے آپ کیا کیا ٹچ کر سکتے ہیں, کی بورڈ آپ یوز کرتے ہیں, ماؤس آپ یوز کرتے ہیں. مطلب ہارڈ ویئر میں چاہے وہ ان پٹ ڈیوائسز ہوں یا آؤٹ پٹ ڈیوائسز ہوں. ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز آر آلسو نون ایز پیریفیرل ڈیوائسز. اسی کو ہم کیا بولتے ہیں, پیریفیرل ڈیوائسز بھی بولتے ہیں. ماؤس ہو گیا, اسپیکر ہو گیا, پرنٹر ہو گیا, ایٹسیٹرا. اینڈ واٹ از سافٹ ویئر؟ Those parts or components of the computer which cannot be touched, that is intangible. جنہیں ہم ٹچ نہیں کر سکتے انہیں کیا بولتے ہیں, انٹینجیبل. اب انٹینجیبل کا میننگ یہ نہیں کہ کوئی بہت اسمال کمپوننٹ یا پارٹ ہے اور آپ اس کو ٹچ نہیں کر سکتے. مطلب اینی ہاؤ کسی بھی لیول پہ جا کے اگر آپ اسے ٹچ کر سکتے ہیں دین اٹ از اے ہارڈ ویئر, اور اگر آپ ٹچ نہیں کر سکتے دین اٹ از سافٹ ویئر. از اٹ کلیئر؟ یہ تو ہو گیا ایک سمپل مطلب لے مین ڈیفینیشن. ٹچ کرنے والے کمپوننٹس ہارڈ ویئر, جنہیں ٹچ نہیں کر سکتے وہ سافٹ ویئر. اب اگر ہمیں
सॉफ्टवेयर को वैसे क्लासी मतलब डिफाइन करना हो, देन व्हाट इज सॉफ्टवेयर? सभी स्टूडेंट स्मार्टफोन, मोबाइल ऐप सभी यूज करते हैं, कैसे डिफाइन करेंगे? आप लोगों ने प्रोग्राम का नाम सुने? आपने प्रोग्राम का नाम सुना है? मैं इसको थोड़ा सा ना आपको, आपने इंग्लिश लैंग्वेज तो स्टडी करी है ना, सभी ने इंग्लिश पढ़ी है, उसके बेसिस पे देखते हैं कि कंप्यूटर कैसे, मतलब सॉफ्टवेयर कैसे ड्राइव होता है। देखो, आपने स्टडी किया इंग्लिश लैंग्वेज, और अगर हम बात करें से कंप्यूटर लैंग्वेज, मे बी सी प्लस प्लस, जावा एटसेट्रा। इंग्लिश में आपने क्या क्या स्टडी किए? अल्फाबेट्स, डिजिट्स, स्पेशल सिंबल्स, ये सब आपने स्टडी किए। यही सारे अल्फाबेट, डिजिट और स्पेशल सिंबल किस में यूज होते हैं? सेम किस में यूज होते हैं? कंप्यूटर लैंग्वेज में। इंग्लिश लैंग्वेज में इन सबके कॉम्बिनेशन से क्या फॉर्म होते हैं? वर्ड, WORD। इनसे आप क्या फॉर्म करते हैं? वर्ड फॉर्म होते हैं। और कंप्यूटर लैंग्वेज में इन सबके कॉम्बिनेशन से क्या फॉर्म होते हैं? कीवर्ड। क्या फॉर्म होते हैं? कीवर्ड्स या वर्ड्स या कीवर्ड्स, जो भी है। वैसे तो उसमें आइडेंटिफायर भी होते हैं, बहुत सारी चीजें आप बना सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ कंपैरिजन कर रहे हैं क्योंकि वर्ड और कीवर्ड थोड़े ऑलमोस्ट रिलेटेड है। इंग्लिश लैंग्वेज में कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड से हम क्या फॉर्म करते हैं? सेंटेंसेस। यहां पे द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड से हम फॉर्म करते हैं सेंटेंसेस। कंप्यूटर लैंग्वेज में कॉम्बिनेशन ऑफ कीवर्ड से हम क्या फॉर्म करते हैं? इंस्ट्रक्शन। यहां ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं। व्हाट इज इंस्ट्रक्शन? तो ये खाली कीवर्ड नहीं बनते हैं, इसके साथ साथ आइडेंटिफायर भी बनते हैं। वो सब हम देखेंगे, सिलेबस में होगा तो उसी के हिसाब से। आइडेंटिफायर्स आर द नेम्स गिवन टू द एरे स्ट्रक्चर, अगर आपने स्टडी किया होगा। उससे क्या फॉर्म होते हैं? इंस्ट्रक्शन। तो व्हाट इज इंस्ट्रक्शन? तो उसमें बहुत सारे वर्ड दिए जा सकते हैं। इंस्ट्रक्शन इज प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन इज सॉफ्टवेयर, इंस्ट्रक्शन इज अल्फाबेट, इस टाइप से हो सकता है। लेकिन आप क्या लिखेंगे? या कीवर्ड आइडेंटिफायर, तो आप उसके बेसिस पे कर देंगे कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थिंग्स। सेंटेंसेस के कॉम्बिनेशन से क्या फॉर्म होता है? जब आप एसे राइटिंग करते हैं क्या होता है? पैराग्राफ। The set of sentences or the combination of sentences is known as paragraph. Similarly, in computer language, the combination of instruction is known as program. It is known as program. And the set of paragraphs is paragraph forms essay. And here set of program forms software. सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन आपको यहां से मिलती है। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स। अब यहां पे ये क्वेश्चन अराइज होता है
क्या सिंगल प्रोग्राम सॉफ्टवेयर हो सकता है? यस. सो यू कैन आल्सो से सॉफ्टवेयर इज आल्सो ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. ये भी आप कह सकते हैं. क्लियर? तो यहां से आपको चीजें क्लियर हो जाती हैं कि कैसे ये चीजें ड्राइव होती हैं. देखो, ये दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स एंड बेसिक्स फॉर्म्स फाउंडेशन. मतलब अगर आप देखेंगे ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं. हो सकता है कुछ स्टूडेंट को ऐसा लग रहा हो कि ये बहुत छोटी चीजें हो रही हैं, लेकिन अगर आपके बेसिक्स क्लियर है देन यू कैन क्रिएट द वॉल. मतलब उसी से चीजें आगे बढ़ती हैं. मान लीजिए अगर मैं ये चीजें आपको नहीं बताता और मैं डायरेक्ट सॉफ्टवेयर ये होता है उसकी डेफिनेशन आपको लिखवा देता, लेकिन यहां पे अंडरस्टैंड करना है चीजों को. लॉन्ग टर्म जो मेमोरी का कॉन्सेप्ट होता है कि मतलब कि कौन सी चीज हमें ज्यादा समय तक याद रहती है, रिसर्च है. लास्ट ईयर भी माइक्रोसॉफ्ट की रिसर्च आई थी. जिन चीजों को हम रियल लाइफ से कॉरेलेट करके पढ़ते हैं वो चीजें हमें सबसे ज्यादा मतलब ज्यादा समय तक याद रहती हैं. तो वैसे सेम अगर आपको शायद ये चीजें याद रहेंगी तो इसमें आप इंस्ट्रक्शन की डेफिनेशन भी दे सकते हो, कीवर्ड की भी डेफिनेशन दे सकते हो, प्रोग्राम की भी डेफिनेशन दे सकते हो और आप सॉफ्टवेयर की भी डेफिनेशन दे सकते हो. नाउ राइट डाउन क्लासिफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर. क्लासिफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर. S/W भी आप इसको लिख सकते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर. These are of two types: system software and application software. System software and application software. कैसे डिफाइन करेंगे? जैसे आप मोबाइल ऐप डालते हो तो ऐप का जो कॉन्सेप्ट मतलब वो एप्लीकेशंस हैं. दीज आर द एप्लीकेशंस. सिस्टम सॉफ्टवेयर्स आर दो सॉफ्टवेयर्स विच डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर हार्डवेयर. वो सॉफ्टवेयर्स जो कंप्यूटर हार्डवेयर से डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं दे आर नोन एज सिस्टम सॉफ्टवेयर. एंड व्हाट आर द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स? Those softwares which runs on system software are known as application software. अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, what are the examples of system software? अगर आप इसको डायग्रामेटिकली भी रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, देखो दिस इज द कंप्यूटर हार्डवेयर. हार्डवेयर के ऊपर क्या होगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसके ऊपर वर्क करेगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और इनके ऊपर वर्क करेगा यूजर. एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम. सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या क्या हो सकता है? ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, ओएस, डिवाइस ड्राइवर्स हो सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, डिवाइस ड्राइवर्स हो गए, एटसेट्रा. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जैसे आप देखते हो बैंकिंग का सॉफ्टवेयर हो गया, होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हो गया, या कोई भी एप्लीकेशन जो आप यूज करते हैं, नेविगेशन के लिए आप एप्लीकेशन यूज करते हैं, गूगल अर्थ एक एप्लीकेशन है उसके लिए आप यूज करते हैं. कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो भी आप कस्टमाइज सॉफ्टवेयर जो भी आप एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज करते हैं, द सॉफ्टवेयर यूज फॉर स्पेसिफिक पर्पस आर नोन एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर.
اکاؤنٹنگ سے ریلیٹڈ ہو سکتا ہے, بینکنگ سے ریلیٹڈ ہو سکتا ہے, ہوٹل مینجمنٹ سے ریلیٹڈ ہو سکتا ہے, ایجوکیشن سے ہو سکتا ہے, ٹائم ٹیبل ہو سکتا ہے, یا مارکس پروسیسنگ سافٹ ویئر ہو سکتا ہے, اینی سافٹ ویئر. اور یوزر ہم ہی ہیں. ایپلیکیشن سافٹ ویئر آر دا سافٹ ویئر وچ operates on system software. One thing, these are designed for a specific purpose. وہ purpose آپ کا کوئی بھی ہو سکتا ہے. اب یہاں پہ جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے دیٹ از آپریٹنگ سسٹم. ہاں, ڈاس از این آپریٹنگ سسٹم. ابھی اسی پہ آتے ہیں. Now come to operating system. In short, it is known as OS. اس کو ڈیفائن کرنے کے ویریس ویز ہیں. کیسے دیکھو, اسی ڈائگرام سے آپ آپریٹنگ سسٹم کو ایکسپلین کر سکتے ہیں. Operating system is the interface between computer hardware and application software, or operating system is an interface between computer hardware and user of the computer. Is it clear? مطلب اگر اسی سیم ڈائیگرام کو ہم یہاں پہ آپریٹنگ سسٹم کے لیے کنورٹ کریں, سے کمپیوٹر ہارڈویئر, operating system, application software, and user of the computer. جیسے کیلکولیٹر وغیرہ بھی آپ یوز کرتے ہیں, وہ بھی کیا کہلاتے ہیں, ایپلیکیشن سافٹ ویئر. You can define operating system yourself. Operating system is a system software. یہ تو ہمیں پتہ چلی گیا کہ آپریٹنگ سسٹم کیا ہے, ایک سسٹم سافٹ ویئر ہے, which acts as an interface between computer hardware and user of the computer. Write down, operating system is a system software which acts as an interface between computer hardware and user of the computer. It creates convenient environment. It creates convenient environment to the user of the computer. It creates convenient environment to the user of the computer. اب اگر ہم ان کا کلاسیفیکیشن کرتے ہیں, اگر ہم ان دونوں کا مطلب آپریٹنگ سسٹم کا کلاسیفیکیشن کرتے ہیں, اپنی ویریئس کلاسیفیکیشن اسٹڈی کیے ہوں گے, سنگل یوزر آپریٹنگ سسٹم, ملٹی یوزر آپریٹنگ سسٹم, ملٹی ٹاسکنگ آپریٹنگ سسٹم, ملٹی پروگرامنگ آپریٹنگ سسٹم, ملٹی تھریڈنگ آپریٹنگ سسٹم, یہ سب آپ نے پڑھے ہوں گے. لیکن اس سے پہلے وہ جو بھی آپ نے اسٹڈی کیے ہیں اس میں کچھ سی یو آئی بیسڈ ہیں اور کچھ جی یو آئی بیسڈ ہیں. اب یہ سی یو آئی اور جی یو آئی کیا ہے؟ او ایس کو اگر ہم دیکھیں تو آپریٹنگ سسٹم میں ایک تو آتا ہے سی یو آئی, کمانڈ یوزر انٹرفیس, اینڈ جی یو آئی,
ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, CUI एंड GUI. अभी एक स्टूडेंट ने पूछा था कि डोस जो है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, वैसे उसको बोलते हैं MS DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम. दैट वाज CUI. जब आपने फर्स्ट ईयर में लैब में आप गए होंगे तो सबसे पहले आपको कमांड बताई गई होंगी, जैसे क्रिएट डायरेक्टरी, मेक डायरेक्टरी, टाइम, डेट, हेल्प, कॉपी कमांड, कैट कमांड, इस टाइप की चीजें आपको कराई गई होंगी, चाहे आप किसी भी कोर्स में एनरोल थे. तो ये चीजें आपने किस में स्टडी करी थी? CUI में. नेक्स्ट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. जो आजकल कंप्यूटर हम यूज करते हैं, पहले सारे काम किसकी हेल्प से होते थे? कमांड की हेल्प से. इवन जो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था, अभी भी खैर लाइनेक्स में कुछ कंपनीज हैं जो CUI मतलब कमांड बेस्ड पे ही काम करते हैं, लेकिन अब लाइनेक्स में भी GUI बेस्ड आ गया है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसमें GUI क्या हो गया कि आप क्या करते हैं, माउस में आपने राइट क्लिक किया, फोल्डर बना दिया. पहले फोल्डर बनाने के लिए आप क्या यूज करते थे? कमांड यूज करते थे, मेक डायरेक्टरी, जिसको डायरेक्टरी कहते थे, आज उसको हम क्या बोलते हैं? फोल्डर. जिसको हम वहां पे सब डायरेक्टरी कहते थे, आज उसको क्या बोलते हैं? सब फोल्डर. ए फोल्डर इनसाइड द फोल्डर. वो सारे काम पहले कमांड से होते थे. Now write down types of operating systems. ऑपरेटिंग सिस्टम हम किसकी बात करें? जनरल, मतलब ये तो 2 टाइप का क्लासिफिकेशन हो गया. अगर हम उसको जनरल दें, जैसे मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी थ्रेडिंग, तो वो कैसे वर्क करता है? या बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, आप लोग इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना. बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी इंटरैक्टिव, मल्टी प्रोग्रामिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. जो सिलेबस है वो अभी इसको कंप्लीट कर लें, वो समराइज कर देंगे कि जो सिलेबस में क्या क्या हमारा कंटेंट है. बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. अगर CUI और GUI में डिफरेंस आपसे, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप अगर कोई क्वेश्चन बनता है, तो CUI एक तो टाइम टेकन है. मान लिया आज के टाइम में अगर आपको कोई फोल्डर क्रिएट करना है, आप राइट बटन क्लिक करेंगे, फोल्डर क्रिएट हो जाएगा. पहले वाले में आपको कमांड टाइप करनी पड़ती थी, किस नाम से क्रिएट करना है, वो सारी चीजें थी. यहाँ पे डिफॉल्ट क्रिएट हो जाता है. तो जो आजकल GUI है, इट इज वेरी फास्ट एंड इंटरैक्टिव. जो ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसकी हम बात कर रहे हैं, दिस इज योर MS DOS. इसमें क्या होता था, जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है, इसके फंक्शंस मैं अभी बताऊंगा. उसमें जैसे आप मेमोरी आपने स्टडी किया है, मेमोरी इज ए स्टोरेज डिवाइस. फाइल्स आप स्टडी करते हैं, फाइल के बारे में भी अभी फंक्शन में देखेंगे. इनपुट आउटपुट्स, इन सब का जो मैनेजमेंट है वो कौन देखता है?
ऑपरेटिंग सिस्टम. इसीलिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम इज आल्सो नोन एज रिसोर्स मैनेजर एंड एलोकेटर. हम ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या बोलते हैं, नोट कर लेना इसको. ऑपरेटिंग सिस्टम इज आल्सो नोन एज रिसोर्स मैनेजर एंड एलोकेटर. रिसोर्स मैनेजर एंड एलोकेटर. एलोकेटर, ALLOCATION, एलोकेटर, एलोकेट करना. अब कैसे मैनेज करता है और कैसे एलोकेट करता है, इस चीज को थोड़ा समझने की कोशिश करो. जो टर्मिनोलॉजी है, मेमोरी भी है, इनपुट आउटपुट भी है. फॉर एग्जाम्पल, आप एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं और आपका बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, म्यूजिक भी चल रहा है. मतलब अगर आप देखिए बैकग्राउंड में म्यूजिक भी चल रहा है और आप कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हैं. अब ये क्या हो रहा है, मल्टीटास्किंग. टास्क और जॉब दोनों चीजें क्या होती है, एक ही होती है. मतलब वहां पे मल्टीपल टास्क चल रहे हैं, आप सॉन्ग भी सुन रहे हैं और प्रोग्रामिंग भी कर रहे हैं. अब इस चीज को कैसे कौन मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम. कौन मैनेज करता है इस चीज को, ऑपरेटिंग सिस्टम. इसके बारे में अभी मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा आपको कि कैसे उसकी फंक्शनिंग होती है. ये जो टाइम ड्यूरेशन है आप इसमें देखेंगे, इसमें होती है स्विचिंग ऑफ द जॉब. मतलब आप देखेंगे, ये बताना पड़ेगा, एक सेकेंड. देखो एक्चुअल में क्या होता है, ये सीपीयू होता है, इससे एसोसिएटेड होती है कैची मेमोरी, इससे एसोसिएटेड होती है रैम, और इससे एसोसिएटेड होती है सेकेंडरी मेमोरी और हार्ड डिस्क. सीपीयू, कैची मेमोरी, रैम एंड हार्ड डिस्क या सेकेंडरी मेमोरी कैसे वर्क करता है. जैसे आप लोगों ने देखा होगा बूटिंग, इस टर्मिनोलॉजी के बारे में पता है ना आपको, बूटिंग नहीं पता. बूटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम हार्ड डिस्क टू रैम. बूटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब पूरा नहीं, रिक्वायर्ड पार्ट, लेकिन उसको जनरल हम यही बोलते हैं. बूटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम हार्ड डिस्क टू रैम या सेकेंडरी मेमोरी टू प्राइमरी मेमोरी. बूटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम हार्ड डिस्क टू रैम. इन सभी को एक्सप्लेन करने के लिए ये आपको समझना जरूरी है. ये बूटिंग की डेफिनेशन सभी ने लिख ली. इट इज अ प्रोसेस ऑफ लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम हार्ड डिस्क टू रैम और सेकेंडरी मेमोरी टू प्राइमरी मेमोरी. ये प्रोसेस कब शुरू होता है, जब आप सिस्टम को ऑन करते हैं तो जैसे ही वो आप देखते हैं ना, बूटिंग स्टार्ट हो जाती है. तो उस टाइम पे फाइल्स हार्ड डिस्क से कहां पे लोड होती है, रैम में. जब आप कंप्यूटर का स्विच ऑफ कर देते हैं, क्या उस टाइम पे मेमोरी रैम में कुछ डाटा होता है, नो. रैम में कोई डाटा कब आता है, जब आप सिस्टम को ऑन करते हैं. ऐसा क्यों होता है, वॉलेटाइल. इन चीजों का भी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि जब रैम रोम पूरी चीजें स्टडी करेंगे. ऐसा क्यों होता है, मतलब कि जब कंप्यूटर ऑफ है तो रैम में कोई डाटा ही नहीं है, वॉलेटाइल है. एग्जैक्टली मतलब उसमें अभी मैं बता, देखो इसमें रैम का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें डाटा तभी आता है जब कोई भी प्रोग्राम रनिंग कंडीशन में होता है. जब तक वो रनिंग कंडीशन में नहीं है, तब तक वो कहां पे स्टोर रहेगा, हार्ड डिस्क में. मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, आपने कैलकुलेटर भी आपके कंप्यूटर में आपने इंस्टॉल कर रखा है,
से अदर कोई सॉफ्टवेयर आपने वो भी, या से VLC मीडिया प्लेयर आपने इंस्टॉल कर रखा है, जब तक आपने उसको क्लिक नहीं किया, इसका मतलब वो क्या है, नॉन रनिंग कंडीशन में है। वो कहां पे है, हार्ड डिस्क में। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं वो किस में आ जाता है, रनिंग कंडीशन में, और इमीडिएटली वो रनिंग कंडीशन में होता है तो किस मेमोरी में होता है, वो रैम में होता है। किस में होता है, रैम में। इसीलिए जब कंप्यूटर आप ऑफ कर देते हैं तो सारे प्रोग्राम किस कंडीशन में आ जाते हैं, नॉन रनिंग कंडीशन में। तो जब वो नॉन रनिंग कंडीशन में होते हैं तो ये मेमोरी क्या हो जाती है, एम्प्टी। ये मेमोरी क्या हो जाती है, एम्प्टी हो जाती है। इज इट क्लियर? अब देखो ये जो मैंने डायग्राम बनाया इसका पर्पस क्या है, कैसे समझेंगे कि कैश मेमोरी क्या होती है, रैम क्या होती है और हार्ड डिस्क क्या होती है। हाँ, रैम इज कंप्लीटली एम्प्टी जैसे सिस्टम क्या हो जाता है, आपका ऑफ हो जाता है। जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो जो पहला प्रोग्राम रैम में आता है दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब नॉट कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। उसकी कुछ फाइल्स किस में आ जाती हैं, रैम में आ जाती है। अपने अकॉर्डिंग पॉइंट्स नोट कर लेना। उसका मैं बता देता हूं। जो हमारा मोबाइल है, मोबाइल में जो मोबाइल एप्स हैं, आप उस अपने मोबाइल में जाना, स्टोरेज में जाना, और स्टोरेज में जाके आप देखेंगे उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जो ऐप आपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लिया वो ऑल टाइम रनिंग कंडीशन में रहते हैं। आप उसमें जाना, मैं जो बता रहा हूं, स्टोरेज में जाना। स्टोरेज में जब जाएंगे तो आप क्लिक करेंगे तो उसमें आ जाता है कि एप्लीकेशन ने कितना ले रखा है, वीडियोज ने आपने कितनी मेमोरी कंज्यूम कर रखी है। एप्लीकेशन पे आप टच करना, एप्लीकेशन सारे ओपन हो जाएंगे। उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे क्लिक करना तो उसकी आपको डिटेल आ जाएगी, एप्लीकेशन का नाम, स्टेटस मतलब रनिंग और नॉट रनिंग। उसमें एक ऑप्शन आता है फोर्स्ड स्टॉप, उसमें एक ऑप्शन आता है फोर्स्ड स्टॉप। जैसे ही आप उसको फोर्स्ड स्टॉप कर देते हैं तो उसका जितना भी डाटा वो अनइंस्टॉल हो जाता है, लेकिन उसको फिर से आप क्या कर सकते हैं, एनेबल कर सकते हैं। फोर्स्ड स्टॉप का मतलब क्या, वो डिसेबल हो गया। तो जितनी मेमोरी रैम की उसने ऑक्यूपाई कर रखी थी वो क्या कर देगा, उसको फ्री कर देगा। इज इट क्लियर? तो इसीलिए हमें लगता है कि जब हमारा फोन होता है, क्योंकि उसमें सारे एप्लीकेशंस जो हम इंस्टॉल करते हैं वो रनिंग कंडीशन में होते हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा फोन फास्ट चले तो आप क्या करें, फ्रीक्वेंटली जिन एप्स को आप यूज नहीं करते हैं उनको जाके आप फोर्स्ड स्टॉप कर दो। तो अगर वो 20 MB या 30 MB या 10 MB कुछ भी डाटा ले रहे होंगे, क्योंकि जब आप उन्हें यूज करेंगे तो यूज करने के बाद भी डाटा आ जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप गूगल क्रोम यूज करते हो, उसमें फॉर एग्जाम्पल तो गूगल क्रोम वैसे तो 2-3 मेरे हिसाब से 10 KB या 1 MB के आसपास फॉर एग्जाम्पल लेता है, लेकिन जब आप उसको यूज करते हैं तो उसकी कैश मेमोरी में उसका क्या होता है, डाटा भरता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, और वो 20 MB और 30 MB तक चला जाता है। लेकिन जब आप उसे क्लियर कर देंगे तो वो सारा क्या कर देगा, क्लीन कर देगा। तो उससे आपकी रैम फ्री हो जाएगी। तो रैम में जितना ज्यादा स्पेस रहेगा आपका फोन उतना ही फास्ट वर्क करेगा। मतलब जो आप देखते हो ना कि मेरा फोन स्लो हो गया और हैंग हो रहा है, उसका सिंपल मीनिंग है कि आपके जो फोन में रैम है उसमें जो स्पेस है वो रैम स्पेस इज वेरी लेस, उसको काम करने के लिए स्पेस ही नहीं मिल रहा। जैसे इसी क्लासरूम में स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, अगर इनके बीच में स्पेसिंग काफी है तो इजीली आप अपने हाथ पैर चला सकते हैं, लेकिन अगर ये कंजेस्टेड हो जाए तो आप अपने मूवमेंट भी नहीं कर सकते। वही सेम सिचुएशन किसके साथ होती है, एप्स के साथ होती है। मान लिया एप्स को चाहिए 3 MB किसी ऐप को रन होने के लिए, रैम में अवेलेबल है 5 MB। जैसे आप उसको रन करेंगे उसके साथ कुछ भी चीज ओपन करेंगे या क्लोज करेंगे उसका डाटा कंजम्पशन बढ़ता चला जाएगा और आपका फोन क्या हो जाएगा, हैंग हो जाएगा। तो अभी उसको छोड़िए, मेरा जो पर्पज है, मोबाइल को भी हमने इसीलिए डिस्कस कर लिया है क्योंकि मोबाइल इज आल्सो ए टाइप ऑफ कंप्यूटर। जो हमने जनरल डेफिनेशन पढ़ी है, इट इज आल्सो ए टाइप ऑफ कंप्यूटर। कैसे इसको हम समझे, मतलब कैसे कंप्यूटर वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल, हियर इज ए स्टूडेंट एंड द नेम ऑफ द स्टूडेंट इज से अमित। अमित एक स्टूडेंट है, कल उसका फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर का एग्जाम है।
یہ ریئل لائف سے ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں تو یہ آپ کو چیزیں نا یاد رہیں گی لمبے سمے تک. امت ایک اسٹوڈنٹ ہے. آپ یوزلی کیا کرتے ہو, اگر آپ کا کمپیوٹر کا ایگزام ہے تو کمپیوٹر سے ریلیٹڈ جتنی بھی بکس ہوں گی, اگر آپ ٹیبل چیئر پہ اسٹڈی کرتے ہیں تو اس پہ اویلیبل ہوں گی. اگر آپ بیڈ پہ کرتے ہیں تو بیڈ کے آس پاس صرف اسی سبجیکٹ کی بک آپ کے پاس ہوں گی. تو یہ وہ والا ایریا کیا کہلاتا ہے, جو آپ ٹیبل چیئر, جس کا آپ کا ایگزام ہے, ہم ٹیبل کی بات کر لیتے ہیں, اس ٹیبل پہ آپ کی ساری بکس ہوں گی. جو سیمسٹر آپ کا رننگ کنڈیشن میں ہوتا ہے اس کی ساری بکس آپ ایک پلیس پہ رکھ دیتے ہیں. رکھتے ہیں نہیں رکھتے ہیں؟ تو جو رننگ سیمسٹر کی بکس ہیں, رننگ سیمسٹر بکس, وہ آپ کی ایک پلیس پہ ہیں. اور جتنی بھی بکس آج تک آپ نے اسٹڈی کری ہیں, جو آپ کی فیوریٹ بک ہوتی ہے, اس کے لیے آپ ایک الگ اسٹوریج بنا لیتے ہیں کہ ہاں یہ میری فیوریٹ بک ہے, اس کو ہم کبھی بھی یوز کر سکتے ہیں. وہ المیرا بھی ہو سکتی ہے, وہ چیز سے فار ایگزامپل اس میں آپ کی ٹوٹل بکس اویلیبل ہیں, سے وہ المیرا ہے. تو یہ جو المیرا ہے یہ ورک کرتی ہے ایز اے ہارڈ ڈسک. جو کرنٹ رننگ سیمسٹر ہوتا ہے, جس پلیس پہ وہ بکس رکھی ہوئی ہیں, اٹ ورکس ایز اے ریم, دیٹ از رینڈم ایکسس میموری. اور جو آپ کا کل ایگزام ہونے والا ہے, وہ پلیس جہاں پہ وہ بکس رکھی ہوئی ہیں, دیٹ از نون ایز یور کیچی میموری. اینڈ یو سی پی یو, یو آر دا سینٹرل پروسیسنگ یونٹ. اب ہوگا کیا اس کے میں, مان لیے جو امت کی ٹیبل پہ بکس رکھی ہوئی ہیں اس میں سے کوئی ٹاپک اس کو بائی چانس نہیں ملتا ہے. جو ٹیبل اس کی کیچی میموری ہے اس میں سے اس کو کوئی ٹاپک نہیں ملتا ہے, تو امت کس کو سرچ کرے گا؟ اس کی جو کرنٹ سیمسٹر کی بکس ہیں. ویسے ہی سیم, اگر سی پی یو کو کوئی ڈیٹا جو اس کو ریکوائر ڈیٹا ہے وہ کیچی میموری میں نہیں ملتا ہے, تو اس چیز کو ہم بولتے ہیں کیش بھی بولتے ہیں اور کیچی مس بھی بولتے ہیں. اور اگر وہ ڈاٹا اس کو مل جاتا ہے کیچ میموری میں, دیٹ از نون ایز کیچی ہٹ, مطلب وہ ڈاٹا اس کو کیچ میموری میں کیا ہوا, مل گیا. ویسے سیم جب اس کو یہاں پہ ڈاٹا نہیں ملتا ہے تو وہ کس میں سرچ کرتا ہے؟ ریم میں. لیکن اگر وہ ریم میں بھی نہیں ملتا ہے تو کہاں سے لیتا ہے وہ؟ ہارڈ ڈسک سے. از اٹ کلیئر؟ ویسے ہی سیم امت کے ساتھ ہے, اگر اس کو ڈاٹا ٹیبل پہ نہیں ملے گا تو وہ رننگ سیمسٹر کی بکس دیکھے گا, وہاں پہ نہیں ملے گا تو المیرا میں دیکھے گا, یا کسی اور اسٹوڈنٹ. جیسے آپ دیکھتے ہیں ایکسٹرنل ڈیوائسز ہوتی ہیں یا سیکنڈری ڈیوائسز ہوتی ہیں, پین ڈرائیو, ہارڈ ڈسک, پورٹیبل ہارڈ ڈسک. ویسے سیم اگر امت کو ڈیٹا اس المیرا میں بھی نہیں ملتا ہے تو وہ کسی فرینڈ وغیرہ سے ارینج کرے گا. جیسے ہم پین ڈرائیو میں یار کسی فرینڈ سے ارینج کر لو, کچھ کر لو. بالکل جو ہم ریئل لائف ہے ہماری اس کو ہم نے ایز اٹ از کیا کر دیا ہے, آٹومیٹ کر دیا ہے. مطلب نتھنگ از ڈفرنٹ, سب چیزیں بالکل ویسی ہیں جیسا ہم کرتے ہیں. کلیئر؟ یہ میں نے کیوں بتایا, کیونکہ یہ جو ٹائپس آف آپریٹنگ سسٹم ہے آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو گیا. کیونکہ مجھے جو آپ کو بتانا تھا کہ ڈاٹا کب کہاں سے لیتا ہے وہ اب آپ کو یہاں پہ کلیئر ہو جائے گا. جیسے آپ کے پاس پروگرامنگ بھی کر رہے ہو اور آپ سانگ بھی سن رہے ہو, اس کیس میں دونوں ہی پروگرام کس میں ہے؟ ریم میں ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ کبھی ایک پروگرام کو اگر زیادہ ریم کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو وہ کسی دوسرے پروگرام کی کچھ فائلز کو واپس کس میں بھیج دیتا ہے؟ ہارڈ ڈسک میں. اسی لیے ہم آپریٹنگ سسٹم کو کیا کہتے ہیں؟ اٹ از اے ریسورس مینیجر اینڈ ایلوکیٹر. کب کون سا پروگرام سی پی یو کو ایلوکیٹ کرنا ہے یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ آپریٹنگ سسٹم کی. وہ ہوتا ہے پرائرٹی شیڈیولنگ, مطلب پرائرٹی کے بیسس پہ وہ کس کو شیڈیول کر دیتا ہے ٹاسک کو, کہ کون سا سی پی یو کو دینا ہے اور کون سا نہیں دینا ہے. وہ سلیبس ابھی دیکھ لیں گے ایک بار, اگر اس میں ہوگا تو اس کو ڈیٹیل میں جائیں گے, ادروائز اس پارٹ کو ہم ٹچ نہیں کریں گے. ناؤ کم ٹو بیچ آپریٹنگ سسٹم. جو اسٹارٹنگ میں ایم ایس ڈاس آپریٹنگ سسٹم آئے اس میں جو ایپلیکیشنز ہوتی تھی وہ بڑی سلو پروسیسنگ ہوتی تھی. مطلب اگر ایک ٹاسک ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے تو آپ اس میں دوسرا ٹاسک ایگزیکیوٹ نہیں کرا سکتے. اب اس میں ہوتا کیا تھا کہ اگر بیچ آپریٹنگ سسٹم میں ایک ٹاسک ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے ون ٹائپ کا, پھر دوسرا ٹاسک آ گیا دوسرے ٹائپ کا, تو اس سے پروسیسر کو اور زیادہ ٹائم کنزیوم ہوتا تھا. تب اس کیس میں کانسیپٹ آیا بیچ آپریٹنگ سسٹم کا, کہ جو سیم ٹائپ کے جابس ہیں پہلے ان کے بیچز بنا دو اور پھر اس کو کیا کراؤ؟ ایگزیکیوٹ کراؤ, تو اس سے پروسیسنگ کیا ہو جائے گی؟ فاسٹ ہو جائے گی. فار ایگزامپل
से फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक स्टूडेंट है या कोई भी ह्यूमन बीइंग है, अगर आपको कोई काम करना है, मान लिया आपको एक बार तो कहा जाए कि आप एक टाइप का वर्क करो, या फॉर एग्जाम्पल आज आपसे कहा जाए कि आपको रनिंग करनी है, कल को आपसे कहा जाए कि आपको जंपिंग करनी है, और फिर थर्ड डे आपको कुछ और करने की, कुछ और एक्टिविटीज के लिए बोल दिया जाए, और एक वो कैंडिडेट है जिसको 3 दिन कंटिन्यूअस रनिंग करनी है, तो जो 3 दिन कंटिन्यूअस रनिंग कर रहा है उसकी एफिशिएंसी सेकेंड वाले कैंडिडेट से बेटर होगी। इज इट क्लियर और नॉट? वही कॉन्सेप्ट आया किसके साथ? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का, कि जो जॉब्स आपको एग्जीक्यूट करानी है, मतलब जो काम आपको कराने हैं उनके आप क्या बना दो, सेम टाइप के जॉब्स के बैच बना दो और उनको क्या कराओ, एग्जीक्यूट कराओ। उससे प्रोसेसिंग की स्पीड क्या हो जाएगी? फास्ट हो जाएगी। इनके अंदर क्या था, अगर एक जॉब एग्जीक्यूट हो रहा है, इन द मीन टाइम आप उससे कोई और एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकते। एक्टिविटी क्या हो गया? इन द मीन टाइम आपको कुछ इनपुट की रिक्वायरमेंट है तो वो उस ऑपरेशन को परफॉर्म नहीं करेगा। इस बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की ड्रॉबैक को एलिमिनेट करने के लिए कॉन्सेप्ट किसका आया? इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम का। इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या किया गया कि जो इसकी ड्रॉबैक थी, जॉब का एग्जीक्यूशन वैसे ही था, लेकिन इसमें एक फीचर ऐड कर दिया, इन द मीन टाइम अगर रिक्वायरमेंट है तो वो इनपुट आउटपुट के लिए क्या कर सकता है? जॉब जा सकता है। मतलब इनपुट आउटपुट की इसमें फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी गई, मतलब बीच में इंटरप्शन पॉसिबल था। नाउ नेक्स्ट इज मल्टीटास्किंग। मल्टी मीन्स मैनी और टास्क। जैसे आप, एवरी ह्यूमन बीइंग इज मल्टीटास्किंग। खाना भी खा रहे हैं आप, म्यूजिक भी सुन रहे हैं, जैसे आप मुझे देख भी रहे हैं, आप सुन भी रहे हैं और लिख भी रहे हैं। यू आर ऑल्सो डूइंग मल्टीटास्किंग। मल्टीपल टास्क परफॉर्म्ड एट द सेम टाइम आर by the operating systems. Those operating systems are known as multitasking operating systems. ये डेली यूज में भी हम मल्टीटास्किंग करते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, तो यहां पे एक ये चीज आती है मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग, मतलब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। अगर हम बात करते हैं टास्क की, हम बात करें प्रोसेस की, एक टर्म हमने अभी स्टडी करी थी, प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। नाउ व्हाट इज प्रोसेस? ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज नॉन एज प्रोसेस। जब कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोसेस। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकता है। ए प्रोग्राम इन ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज नॉन एज प्रोसेस। ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज नॉन एज प्रोसेस। अब ये जो मल्टी प्रोग्रामिंग है, मल्टीटास्किंग में तो देख लिया आपने, एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम। लेकिन जो मल्टीपल टास्क एक साथ एग्जीक्यूट होते हैं वो एक साथ रैम में नहीं रहते। तो बहुत, मतलब एक माइनर सा डिफरेंस है सिर्फ समझने के लिए। मल्टीटास्किंग में जो जब दोनों प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते हैं तो वो सेम टाइम रैम में नहीं रहते। उसमें क्या होती रहती है? स्विचिंग होती रहती है। मतलब वो इतनी फ्रीक्वेंट स्विचिंग होती है नैनो सेकंड में, जितनी स्पीड फास्ट होती जा रही है जो आप देख रहे हैं, वो इतनी फास्ट स्विचिंग होती है कि आपको पता ही नहीं चलता, हमें लगता है कि दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं। तो मल्टीटास्किंग में एट ए टाइम एक ही प्रोग्राम रैम में रहता है, जबकि मल्टी प्रोग्रामिंग में मोर देन वन प्रोग्राम एट द सेम टाइम रैम में ही रहते हैं। ये मतलब एक माइनर सा डिफरेंस है। मल्टीटास्किंग में एग्जीक्यूशन साथ साथ होता है, लेकिन स्टेइंग ऑफ प्रोग्राम
ایک ساتھ ریم میں نہیں ہوتی. ملٹی پروگرامنگ میں ملٹیپل پروگرامز کی اسٹیئنگ کس میں ہوتی ہے؟ ریم میں ہوتی ہے. نیکسٹ از ملٹی تھریڈنگ. تو ملٹی تھریڈنگ کو سمجھنے کے لیے ہمیں سمجھنا ضروری ہے تھریڈ. مطلب تھریڈ کو اگر آپ دیکھیں گے اٹ از اے پارٹ آف دا پروگرام. کیسے سمجھیں گے اس پارٹ آف دا پروگرام کو؟ فار ایگزامپل میرے پاس ایک پروگرام ہے اینڈ دا پروگرام از ویب پیج. سبھی لوگ یوز کرتے ہیں تو ویب پیج کو سمجھنا تو میرے حساب سے سبھی کے لیے ایزی ہوگا. اس ویب پیج میں کیا کیا کنٹینٹس ہوتے ہیں؟ کسی بھی ویب پیج میں آپ دیکھتے ہیں ٹیکسٹ ہوتا ہے, امیجز ہوتی ہیں, چاہے وہ فیس بک ہے یا کچھ اور ہے, ویڈیوز ہوتی ہیں. تو یہ ویب پیج ایک پروگرام ہے اور اس پروگرام میں ملٹیپل پارٹس ہیں اینڈ ایچ پارٹ از نون ایز تھریڈ. کیا بولتے ہیں اس کو؟ تھریڈ. تو تھریڈ ہے تو یہ T1 فرسٹ تھریڈ سے T2 از سیکنڈ تھریڈ اینڈ T3 از تھرڈ تھریڈ. تو ملٹی تھریڈنگ آپریٹنگ سسٹم میں ایک ہی پروگرام کا ایگزیکیوشن کیسے ہوتا ہے؟ پارٹس میں ہوتا ہے. پارٹلی ایگزیکیوشن آف پروگرام جن آپریٹنگ سسٹم میں ہوتا ہے وہ آپریٹنگ سسٹم کیا کہلاتے ہیں؟ ملٹی تھریڈنگ آپریٹنگ سسٹمز. اب دیکھو اس کو کیونکہ ہم سبھی یوز کرتے ہیں ویب پیج تو اس کو سمجھنا بڑا ایزی ہے. آپ کیا دیکھتے ہو جب آپ نے کوئی ویب پیج کھولا تو سب سے پہلے ٹیکسٹ آ جاتا ہے, اس کے بعد امیج آتی ہے, اس کے بعد کیا ہوتی ہے؟ ویڈیو آتی ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ٹیکسٹ میموری میں سب سے کم سائز لیتا ہے, امیج اس سے زیادہ لیتی ہے, اور جو ویڈیو ہوتی ہے وہ میموری میں سب سے زیادہ سائز لیتی ہے. یہ تو سبھی کو کلیئر ہے, سبھی اسمارٹ فون یوز کرتے ہیں. نہیں بھی کرتے تو اتنا تو پتا ہوگا ٹیکسٹ میموری میں سب سے کم سائز لیتا ہے, امیج اس سے زیادہ سائز لیتی ہے, اور ویڈیو اس سے بھی زیادہ سائز لیتی ہے. یہ تو کلیئر ہے. اب فار ایگزامپل اس ویب پیج کو جس کے اندر ٹیکسٹ ہے, امیج ہے اور ویڈیو ہے, اس کو اوپن ہونے کے لیے فار ایگزامپل ٹوٹل ٹائم جو چاہیے صرف 10 نینو سیکنڈ یا چلو ملی سیکنڈ کر دو. یہ ایگزامپل ہے, مطلب اس کو آپ ایک وہ مت سمجھ لینا. یہ ملٹی تھریڈنگ کو سمجھنے کے لیے ایک ایگزامپل ہے. اس ویب پیج کو اوپن ہونے کے لیے کتنا ٹائم چاہیے؟ 10 ملی سیکنڈس. ٹیکسٹ کم میموری میں اسپیس لیتا ہے تو اس کو اوپن ہونے میں بھی کم ٹائم لگے گا. فار ایگزامپل کم میں یہ 2 ملی سیکنڈ لیتا ہے, یہ 3 ملی سیکنڈ لیتا ہے, اور یہ 5 ملی سیکنڈ لیتا ہے. ٹیکسٹ کتنا لیتا ہے؟ 2 ملی سیکنڈ, یہ 3 ملی سیکنڈ, اور یہ 5 ملی سیکنڈ. کلیئر ہے؟ اب ہوتا ہے کیا ہے, جو یہ پارٹس ہیں تو پارٹس میں کیا ہوتا ہے؟ ٹائم شیئرنگ ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ ٹائم شیئرنگ ہوتی ہے. تو جو آپریٹنگ سسٹم جس کو ہم ریسورس مینیجر اور ایلوکیٹر کی بات کر رہے ہیں وہ پورا کا پورا ٹائم پہلے نہ تو ٹیکسٹ پہ دے گا, نہ پہلے امیج پہ دے گا, نہ پہلے ویڈیو پہ دے گا. وہ کیا کرے گا؟ ٹائم شیئرنگ کرے گا. فار ایگزامپل اس نے 1 ملی سیکنڈ اس کو دیا, 1 ملی سیکنڈ اس کو فرسٹ راؤنڈ میں, اینڈ 1 ملی سیکنڈ اس نے اس کو دیا. یہ فرسٹ راؤنڈ کمپلیٹ ہو گیا. پھر سیکنڈ راؤنڈ میں اس نے 1 ملی سیکنڈ دیا, تو جیسے اس کا 2 ملی سیکنڈ کمپلیٹ ہوا یہ ڈسپلے ہونا شروع ہو گیا. پھر اس کو بھی 1 ملی سیکنڈ ملے گا, اس کو بھی 1 ملی سیکنڈ ملے گا.
अब जो रिमेनिंग टाइम है वो अब टेक्स्ट पे नहीं देगा, और वो रिमेनिंग टाइम किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इमेज एंड वीडियो में। तो जो थर्ड राउंड होगा उसमें 1 मिली सेकेंड मिलेगा, इसका 3 मिली सेकेंड कंप्लीट होगा, और ये क्या हो जाएगा, ये डिस्प्ले हो जाएगा, और जो रिमेनिंग टाइम है वो वीडियो को देगा। दिस इज नोन एज मल्टी थ्रेडिंग। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? द पार्टली एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम इज नोन एज मल्टी थ्रेडिंग। इसमें जो बूटिंग टाइम है वो डिपेंड करेगा साइज ऑफ रैम पे, रैम और प्रोसेसर की स्पीड, रैम एंड प्रोसेसर की स्पीड पे डिपेंड करेगा बूटिंग टाइम। रैम एंड प्रोसेसर स्पीड, जैसे आप देखते हो प्रोसेसर स्पीड, आप जब कोई भी कंप्यूटर परचेज करने के लिए जाते हो, देखते हो 1 गीगाहर्ट्ज, 2 गीगाहर्ट्ज, 4 गीगाहर्ट्ज, 8 गीगाहर्ट्ज। उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अभी 5 मिनट का हम ब्रेक लेते हैं, मैं सिलेबस देख लूं जिससे आपको मैं कंप्लीट सिलेबस समराइज कर दूं, उससे एक टेंटेटिव आइडिया लग जाएगा कि हम इस पार्ट को कितने टाइम में कंप्लीट कर लेंगे। इंटरेक्टिव, जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की ड्रॉबैक थी कि वहां पे जो एग्जीक्यूशन होता था जॉब्स का, जो सिमिलर टाइप के जॉब्स होते थे उनका बंच बना के हम एग्जीक्यूट कराते थे, लेकिन उसमें क्या था कि इन द मीन टाइम आप उन जॉब्स को इंटरप्ट नहीं कर सकते थे। मतलब जब तक उनका एग्जीक्यूशन नहीं हो जाएगा तब तक आप उसको बीच में नहीं रोक सकते। उस ड्रॉबैक को एलिमिनेट किया किसने, इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम ने। उसने क्या किया कि इंटरप्शन पॉसिबल, अगर बीच में कहीं इनपुट आउटपुट की जरूरत पड़ी तो वो ले सकता है। इनके नोट्स आपको कंप्लीट मिल जाएंगे। तो 5 मिनट के लिए भी रुकते हैं, इसके बाद जो कंप्लीट हमारा सिलेबस है उसको एक बार डिस्कशन करके कि कैसे कैसे एग्जीक्यूट होगा, और फिर 5 मिनट में शुरू कर देंगे। पानी वानी पी लो तब तक आप लोग।
जो BSNL जेई का सिलेबस है, इसमें कंप्यूटर इट्स वर्किंग जो हमने अभी देखा था, कंप्यूटर के बारे में हमने डिस्कशन किया, इसकी वर्किंग कैसे होती है वो हमने स्टडी किया। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स जो हमने स्टडी किया था, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड कंप्यूटर्स। जिसके बारे में मैंने आपको CUI बताया था, कमांड यूजर इंटरफेस वाला, तो उसकी इसमें सारी चीजें गिवन है। डॉस कैसे वर्क करता है, कॉन्सेप्ट ऑफ फाइल, डायरेक्टरी, फोल्डर, ये सारी चीजें इसमें गिवन है। नेक्स्ट है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम आप सभी ने बड़े अच्छे से किया होगा, थोड़ा सा उस पर रिकैप ले लेंगे फास्ट मोड में, मतलब क्योंकि हो सकता है कि एक आधा कॉन्सेप्ट आपको नया मिल जाए। डाटा रिप्रेजेंटेशन है, प्रोग्रामिंग एलिमेंट्स ऑफ ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे पास्कल और सी लैंग्वेज है, पास्कल और सी लैंग्वेज है। यूज ऑफ बेसिक डाटा स्ट्रक्चर्स, मतलब सी लैंग्वेज में डाटा स्ट्रक्चर्स हम कौन कौन से यूज करते हैं, जिसमें प्राइमरी डाटा टाइप्स हैं, इंट, फ्लोट, कैर, स्ट्रक्चर, यूनियन, ये सारी चीजें इसमें डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर, जिसमें प्रोसेसर कैसे डिजाइन होता है, कंट्रोल यूनिट डिजाइन, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, इनपुट आउटपुट सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, माइक्रो प्रोसेसर्स आर्किटेक्चर, इंस्ट्रक्शन सेट, जो अभी हमने इंस्ट्रक्शन की बात करी थी कि इंस्ट्रक्शन क्या होता है, सेट ऑफ कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, वो सब उसका कैसे डिजाइनिंग होती है। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम डिजाइन, टिपिकल एग्जाम्पल्स, पर्सनल कंप्यूटर्स एंड देयर टिपिकल यूजेस, डाटा कम्युनिकेशन प्रिंसिपल्स, टाइप्स, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मॉडेम। ये कंप्यूटर नेटवर्क है, मतलब इसमें जो BSNL जेई का सिलेबस है, इसमें एक तो बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल्स है, इंक्लूडिंग पार्ट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। सेकेंड कंप्यूटर नेटवर्क है, कंप्यूटर नेटवर्क में जो नेटवर्क के प्रिंसिपल्स है, लैन, मैन, वैन, और बिट रेट, बॉड रेट, OSI मॉडल, OSI मॉडल में जो लेयर्स होती हैं उनकी फंक्शनिंग, एंड नेटवर्क कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स लाइक X.25 और TCP/IP। और थर्ड है इसमें BSNL जेई में डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS, कंप्यूटर फंडामेंटल्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, कंप्यूटर नेटवर्क एंड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, ER डायग्राम है, DBMS बेस्ड ऑन, मतलब DBMS और RDBMS दोनों चीजें हैं। इस सिलेबस को कंप्लीट करने में $35 to 40 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा। जो सिलेबस है 35 to 40 आवर्स, जो BSNL जेई का, क्योंकि इसमें तीन है, कंप्यूटर नेटवर्क भी है, DBMS भी है, और कंप्यूटर बेसिक्स के साथ साथ माइक्रो प्रोसेसर भी है। 35 to 40 आवर्स एनफ है। उसमें जैसे आज की जो क्लास है, क्योंकि सर की रैंडमली मतलब तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़ गई कि वो नहीं ले पाए, तो इसके बाद जो भी अब क्लासेस होंगी ना, उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पीछे प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं उनको भी हम फोकस करेंगे साथ साथ, क्योंकि अभी तो वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है, मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं। जब क्वेश्चन आंसर होंगे तो कुछ आप करोगे, कुछ हम करेंगे, मतलब इस तरीके से चीजें आगे इंटरेक्टिव हो जाएंगी चीजें। तो ये तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया ना सभी को। अब इसमें होता है क्या है, जैसे यूजुअली कोई भी क्लास होती है उसमें
کسی کے بیسکس تھوڑے سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں, کچھ کے تھوڑے کم اچھے ہوتے ہیں, پڑھے سبھی بھی ہوتے ہیں مطلب. تو ہوتا کیا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ ہاں یہ پارٹ تھوڑا سا بورنگ ہو گیا, تو مطلب اس کو ایسے فیل نہیں کرنا کہ ہاں یہ بورنگ ہو گیا تو اس میں انٹرسٹ ختم کر دیں. ہوتا کیا ہے کہ جب بھی کوئی ٹیچر مطلب کوئی کلاس لیتا ہے اس میں کچھ نہ کچھ ایسے نئی چیز مل جاتی ہے, کیونکہ ایوری ٹیچر ہیز دیئر اون وے آف ٹیچنگ. تو میرا جو سمپل کانسیپٹ ہے, جیسے بچے سوچتے ہیں کہ یوزلی ایک جیسے کمپیریزن ہوتا ہے, بچے نیگیٹیوٹی میں چلے جاتے ہیں کہ یار اس کو یہ چیز اچھی آتی ہے مجھے تو آتی نہیں ہے, اس کو مشین تو آ گئی مجھے مشین نہیں آئی, یا ایکس وائی زیڈ کوئی بھی سبجیکٹ. تو کبھی بھی اپنے آپ کو نیگیٹیوٹی میں انسان کو نہیں لے کے آنا چاہیے. آل آف اس ہیو سیم برین بٹ دا وے آف یوٹیلائزیشن از ڈفرنٹ. کیسے اس کو ہم دیکھیں گے وے آف یوٹیلائزیشن کو؟ کوئی اگر ویسٹرن کنٹریز میں کوئی بچہ ہوتا ہے تو وہ انگلش بولنا شروع کرتا ہے. ہمارے یہاں ہوگا ڈفرینٹ ٹائپ کی لینگویج ہے, ساؤتھ میں ہوگا تو ڈفرینٹ ٹائپ کی لینگویج ہوگی, نارتھ میں ہوگا تو الگ ٹائپ کی ہوگی. تو ایسا نہیں ہے کہ مطلب اس کو کچھ الگ سے ٹیلنٹ دیا گیا ہے کہ اس کو انگلش بولنی آ گئی, یا وے آف یوٹیلائزیشن اینڈ انوائرمنٹ وہ چیزیں زیادہ میٹر کرتی ہیں. تو کسی بھی کام کو کرنے کے لیے جیسے ہوتا ہے کہ ہاں یہ میں کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں, تو سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو جج کر سکتے ہیں کہ ہاں میں کچھ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں. اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ اپنے سلیپنگ آورس کو کنٹرول کرو. مطلب اگر آپ مارننگ میں آپ اٹھتے ہیں 7 بجے فار ایگزامپل, الارم کو لگاؤ آدھا گھنٹہ پہلے, 2-3 دن یا 1 ویک تک پریکٹس کرو. اگر آپ آدھا گھنٹے پہلے اٹھ جاتے ہو, پھر نیکسٹ ویک اور ہاف آور ریڈیوس کر دو. اگر انسان اپنے سلیپنگ آورس کو کنٹرول کر سکتا ہے دین ہی اور شی کین ڈو اینی تھنگ. تو کوئی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے. جیسے آپ نے ابھی بھی دیکھا ہوگا ریئل لائف میں آپ دیکھتے ہیں ہوتے کم لوگ ہیں کہ جو اچھی پوزیشن پہ چلے جاتے ہیں, لیکن الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے وہ ہمارے لیے انسپریشن ہوتے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جس کو آپ دیکھتے ہو کہ بچپن میں یہ کچھ نہیں کر پائے گا, لیکن لائف میں وہ کچھ ایسا کر جاتے ہیں جو دوسروں سے ڈفرینٹ ہوتا ہے. بہت سارے ایگزامپل ہیں جس میں اگر ہم آج کی ڈیٹ میں ورلڈ کے پاورفل پرسن کی بات کریں, براک اوباما, وہ ایک لوور مڈل فیملی سے تھے. جو اسمارٹ فون ٹیکنالوجی آج ہم یوز کرتے ہیں, اسٹیو جابس جی کو اراؤنڈ 16 اور 17 کی ایج میں کینسر تھا. مطلب اس ٹائم پہ کینسر ہونا, مطلب آدمی کو اگر پتا چل جائے نا اس کو کینسر ہے, تو وہ اگر اس کو 1 سال زندہ رہنا ہوگا نا تو وہ 1 مہینہ بھی نہیں رہے گا. اس بندے نے 56 ایئرس کی ایج تک مطلب کتنا اسٹرگل کیا, اور جبکہ ان کے جو پیرنٹس تھے انہوں نے ان کا جو اپ برنگنگ تھی وہ ان کے سپرویژن میں نہیں ہوئی. ان کی ایک اسٹیپ مدر تھی جن کے سپرویژن میں ان کی اپ برنگنگ ہوئی. تو اور وہ جو ٹیکنالوجی آج آپ یوز کر رہے ہیں وہ انہوں نے دی. یو کین ڈو, مطلب اینی بڈی کین ڈو اینی تھنگ. تو اس لیے کبھی بھی نیگیٹیوٹی میں نہیں جانا ہے, صرف اسٹڈی کرو. جیسے آپ اگر اس مطلب انجینئر زون میں آپ نے ایڈمیشن لیا ہے تو آپ صرف اور صرف جو کلاسز یہاں پہ کرائی جائیں اس کو آپ پراپرلی کرو اور گھر پہ جا کے پریکٹس کرو. کیونکہ دیکھو پیرنٹس جیسے آپ نے بی ٹیک کیا مطلب نیئر اباؤٹ 10 لاکھ ایزیلی خرچ ہو جاتے ہیں. اب پیرنٹس کی بھی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ آپ کچھ اچھا کر لیں. تو جو یہ سال ہے نا اس میں مطلب جتنے آپ کر سکتے ہیں ایفرٹس وہ سارے ہی کریے آپ, جتنے بھی آپ کر سکتے ہیں. جیسے کوئی اسٹوڈنٹ ہے, جیسے یہ بی ایس این ایل جے ای کا بیچ ہے, کوئی کمپیوٹر بیک گراؤنڈ سے ہے, کوئی الیکٹرانکس سے ہے, کوئی الیکٹریکل سے ہے, یا کوئی انسٹرومینٹیشن سے ہے. تو میرا سجیشن یہ ہے, جیسے کچھ سبجیکٹ ہیں کمپیوٹر والوں نے الیکٹریکل کے سبجیکٹ نہیں پڑھے ہوں گے, الیکٹریکل والوں نے کمپیوٹر پہ اتنا انٹرسٹ شو نہیں کیا ہوگا, جسٹ پاس ہو گئے ہوں گے. تو آپ کو کیا کرنا ہے, تھوڑا کاپ اپ کرنا ہے. مان لیجیے ٹیچر ہے بھائی, وہ سبجیکٹ کیا ہے کہ وہ پاسنگ ہے آپ کے لیے. اگر آپ بی ایس این ایل جے ای کا دیکھیں گے تو ادر برانچ کے جو سبجیکٹ ہیں اس میں صرف کٹ آف ہے, باقی جو تھرڈ پیپر ہے اس میں جو آپ کے اپنی برانچ کے کور سبجیکٹ ہے اس کا کٹ آف ڈفرینٹ ہے, مطلب اس کی ویٹیج آپ کی اس میں میجر کی جائے گی. تو اس حساب سے آپ اپنی پریپریشن کریں. اس میں یہ نہیں کہ آپ کو ڈر لگ رہا ہے کہ یار میں تو کر ہی نہیں پاؤں گا. اور یہ ایگزامینیشن ایسا ایگزامینیشن ہوتا ہے جس میں انٹرویو نہیں ہوتا ہے. بی ایس این ایل جے ای اور بی ایس این ایل جے ٹی او صرف ریٹن ٹیسٹ کے بیسس پہ ہی آپ کا سلیکشن ہوتا ہے. اور آج کی ڈیٹ میں اگر آپ پرائیویٹ جاب کرتے ہیں تو پرائیویٹ جاب میں آپ کو 10,000 کی جاب مل جائے گی, لیکن اس میں آپ سے 10 گھنٹے کام لیا جائے گا. گورنمنٹ جاب ہے, اس کی سیلری جو ابھی بی ایس این ایل جے ای نام سے یہ جونیئر انجینئر, مطلب اس میں بھی پروموشن ہو کے آپ جے ٹی او اور اے جی ایم جی ایم کی پوسٹ تک جا سکتے ہیں. اور اس کی جو انیشیل سیلری آپ کو ملے گی وہ 35,000 کے آس پاس ہے, مطلب کسی پرائیویٹ میں نہیں ملے گی. اور گورنمنٹ جاب ہے وہ ساری فیسلٹیز آپ کو ملے گی جو ملتی ہیں. تو کوئی بھی جیسے آپ پریپریشن کر رہے ہیں
तो आप ना उस जो भी आपका टारगेट है लाइफ का, आप उससे तो सेट रखो, लेकिन जो भी है ना अपने आप को अपग्रेड करते चले जाओ। मतलब कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको आप कैच करते चले जाओ। उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, और जब कॉन्फिडेंस लेवल इंसान का हाई होता है देन ही और शी कैन डू एनीथिंग। मतलब अपने आप को ना कॉन्फिडेंट बनाओ। वो चीजें तभी होंगी जब आपको थोड़ी थोड़ी सक्सेस मिलती चली जाएगी, तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता चला जाएगा। तो अभी जो हमने ये सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया, तो अब जो हमें देखना है, जो अभी तक जो हमने स्टडी किया वो भी सब सिलेबस से ही रिलेटेड है और वो बेसिक्स है। तो कोई भी स्टूडेंट जिसने थोड़ा बेसिक पढ़ा है फिर भी उसको सुनना चाहिए और उसको प्रॉपरली देखना चाहिए। कुछ चीजें डिफरेंट जरूर मिलती हैं। जैसे ये मल्टी थ्रेडिंग वाला कॉन्सेप्ट था, आपने कंप्यूटर सीएस के भी स्टूडेंट होंगे, लेकिन मल्टी थ्रेडिंग के कॉन्सेप्ट को आपने इस वे से स्टडी नहीं किया होगा। आई होप कि अगर आपको ये वेब पेज और ये सब चीजें याद रहेंगी तो मल्टी थ्रेडिंग आप 100% एक्सप्लेन कर सकते हैं कहीं पे भी। चलो नेक्स्ट इज नंबर सिस्टम। जैसे अभी हम नंबर सिस्टम कर रहे हैं, ऑलमोस्ट सभी ने कर रखा है, उसमें मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि मुझे भी पता है। लेकिन हाँ, उसमें जो हम नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट करेंगे, इट मे बी पॉसिबल कि आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स डिफरेंट मिल जाए। सिर्फ ये पर्पज है। फास्ट मोड में करेंगे, किसी स्टूडेंट को अगर लगे कि फास्ट हो रहा है तो बता देना, स्लो कर लेंगे। नंबर सिस्टम, जैसे हम किसी भी सिस्टम की बात करते हैं, चाहे वो नंबर सिस्टम हो या कंप्यूटर सिस्टम हो, कोई भी सिस्टम होता है, उस सिस्टम में इनपुट जाता है, उसकी प्रोसेसिंग होती है और उससे क्या प्रोड्यूस होता है, आउटपुट। इज इट क्लियर? जैसे इंसान भी है, एक ह्यूमन बॉडी भी एक सिस्टम है, खाना खाता है एज ए इनपुट, प्रोसेसिंग होती है और प्रोड्यूस होती है आउटपुट एज ए एनर्जी। इन द सेम वे ये नंबर सिस्टम में भी क्या होगा, एक नंबर इनपुट होगा, उसकी प्रोसेसिंग होगी और एक दूसरे टाइप का नंबर प्रोड्यूस हो जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज नंबर सिस्टम। यहां पे भी इनपुट है, प्रोसेसिंग है और क्या है, आउटपुट है। कैसे होगा वो कन्वर्जन? जैसे आपने नंबर सिस्टम में डिफरेंट टाइप के नंबर सिस्टम को स्टडी किया होगा, जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी, ऑक्टेल, हेक्साडेसिमल। ये जनरल है, मतलब जो आपने स्टडी किए होंगे। हाँ, अभी तो आज की क्लास में हम नंबर सिस्टम ही करेंगे, कल से फिर जो एडिशनल वाले टॉपिक हैं वो हम करेंगे, ठीक है। अब ये जो नंबर सिस्टम है, जैसे डेसिमल क्या होता है, बेस या रेडिक्स, इसका कितना होता है 10, बाइनरी इज 2, ऑक्टेल इज 8 एंड हेक्साडेसिमल इज 16। अगर हम नंबर्स की बात करें तो डेसिमल में 0 to 9, बाइनरी 0 1, ऑक्टेल 0 to 7 एंड हेक्साडेसिमल 0 to 9 एंड A to F। एक इसके रेस्पेक्ट में होता है 10 के, B for 11, C for 12, D for 13, E for 14 एंड F for 15। इन सभी के कन्वर्जन्स आपने डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टेल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, उसको मैं आपको नहीं बताऊंगा कि वो क्या करना है। हम सिर्फ उन्हीं चीजों को फोकस करेंगे जो थोड़ा सा हम डिफरेंट करेंगे। जैसे आप बाइनरी टू ऑक्टेल कर सकते हो, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कर सकते हो एंड वाइस वर्सा। मेरा जो यहाँ पे मेन फोकस है वो हमें करना है, अगर कोई नंबर सिस्टम है, एनी वन बेस to any other base, उसमें ये सब भी आ जाएगा। इसमें अगर हमें कन्वर्जन करना है तो सबसे पहले हम उसे किस में लाना पड़ेगा, स्टैंडर्ड बेस में लाना पड़ेगा। और स्टैंडर्ड बेस से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लिया एनी बेस है, ये एक्स बेस है और ये वाई बेस है। अगर हमें एक्स टू वाई कन्वर्ट करना है तो पहले एक्स को किस बेस में लाना पड़ेगा, 10 में ले आओ, बाकी में भी ला सकते हो, और 10 से आप किस में ले जाओ, वाई बेस में। मतलब फर्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे,
इस x बेस को आप 10 में लेके आएंगे और सेकेंड स्टेप में बेस 10 को आप क्या कर देंगे, अदर बेस में ले जाएंगे। जैसे डेसिमल नंबर को आपको किसी भी बेस में अगर कन्वर्ट करना होता है तो आप क्या करते हैं, उसे डिवाइड करते हैं और जो उसका रिमाइंडर होता है उसको एज ए रिजल्ट में इंट्रोड्यूस करते चले जाते हैं, और फिर उसका जो रिवर्स होता है उसको आप मेंशन करके क्या लिख देते हैं, रिजल्ट लिख देते हैं। और अगर किसी अदर बेस को आपको बेस 10 में लाना होता है तो आप कैसे करते हैं, उसका मल्टीप्लाई करते हैं और उसके जो बेस की पावर्स हैं उसके हिसाब से उसको मेंशन करके किस में कन्वर्ट कर देते हैं, बेस 10 में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब मल्टीप्लीकेशन वाला रूल लगता है जब एनी अदर बेस से हम किस में आते हैं, बेस 10 में आते हैं, और डिवीजन वाला रूल लगता है जब आप बेस 10 से एनी अदर बेस में जाते हैं। ये तो क्लियर है। मतलब जब फर्स्ट स्टेप में एनी बेस टू बेस 10 में आएंगे तो यहां पे आप क्या यूज करेंगे, मल्टीप्लीकेशन, और जब यहां से यहां जाएंगे तो क्या यूज करेंगे, डिवीजन। Say for example, for 3 to base 3 is equal to convert it into base 5. What is the answer of this question? औरंगाबाद, चंडीगढ़, दिल्ली, धनबाद, गुवाहाटी, जयपुर, जबलपुर, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, मेरठ। Is it feasible to solve this question? Is this question is right? देखो, जो बेस होता है, जो हम रेडिक्स या बेस की बात करते हैं, हमेशा उसमें जो नंबर्स होंगे वो उससे कम होंगे। इज इट क्लियर? अगर मैंने बेस 3 मेंशन किया है तो इसका मतलब बेस 3 में जो नंबर्स हो सकते हैं दे कैन बी 0, 1 और मैक्सिमम 2। इज इट क्लियर? 4 कैन नॉट बी एट बेस 3, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। बेस 3 में 4 डिजिट आएगा ही नहीं, नॉट पॉसिबल। सेकेंड, से 3 to 1 base 4, convert it into base से 2। ये तो 2 में तो ज्यादा लेंथी हो जाएगा, से कन्वर्ट इट इनटू बेस 5। एक चीज आपको और याद रखनी है, जैसे जैसे बेस इंक्रीज होगा, जैसे जैसे बेस इंक्रीज होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉलर हो जाएगी, और जैसे जैसे बेस स्मॉल होगा नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसको सॉल्व करिए। तो पहले इसको हम किस में लेके आएंगे, बेस 10 में, और बेस 10 से इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, बेस 5 में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, 3 इंटू 4 स्क्वायर, जो डिजिट हम लेते हैं उसके आगे जितने रिमेनिंग डिजिट होते हैं वो पावर में चले जाते हैं, प्लस 2 इंटू 2 के आगे कितने डिजिट है, 1, 4 is to the power 1, प्लस डिजिट इज 1 और 1 के आगे कितने डिजिट है, 0, 4 to the power 0। अभी हम इसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, बेस 10 में। जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो फर्स्ट स्टेप है कि 3 to 1 बेस 4 को हमें कन्वर्ट करना है बेस 10 में। तो बेस 10 के लिए हमने मल्टीप्लीकेशन रूल लगाया। मल्टीप्लीकेशन रूल से कैलकुलेट करो, 3 इंटू 16 प्लस 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये
57, ये किस में आ गई वैल्यू? बेस 10 में। अब हमें इसे किस में कन्वर्ट करना है? बेस 5 में। तो यहां पे तो मल्टीप्लीकेशन रूल लगा है, और जब 10 टू अदर बेस में जाएंगे तो कौन सा रूल लगेगा? डिवीजन रूल। अब हमें इस 57 बेस 10 को कन्वर्ट करना है बेस 5 में। तो इसको आप डिवाइड कर लो, कितना आ रहा है? 212 बेस 5। तो जो मैंने आपको बताया था, 212 आ रहा, 412 आ रहा है? 212। हाँ? 212। ये तो क्लियर है सभी को? ये भी आपको क्लियर हो गया है कि जैसे बेस की वैल्यू देखो 10 थी, तो नंबर क्या था? स्मॉलर। बेस हो गया 5, नंबर क्या हो गया? लार्जर। हाँ, देखो कैसे डिवाइड करेंगे। ये 57 है, इसको किससे डिवाइड करेंगे? 5 से। कितने टाइम जाएगा ये? 11, बचेगा रिमाइंडर कितना? 2। फिर 5 से जाएगा 2 टाइम्स, और रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। इसको फर्दर भी कर सकते हो, लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं है। आप इसको रिवर्स क्या कर लो? रीड कर लो। जब आप इसे रिवर्स रीड करेंगे, इट विल बिकम 212, और बेस क्या हो जाएगा? 5। इज इट क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल, 439 बेस 16 XYZ से बेस 2, फाइंड X, Y and Z। देखो, इसको सॉल्व करने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि नंबर को हम कितने बिट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब किसी भी नंबर को हम कितने बिट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर कोई नंबर बेस 2 में है, तो हम उसे कितने बिट्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं? 1 बिट। अगर बेस 2 है, बेस बिट्स रिक्वायर्ड फॉर रिप्रेजेंटेशन कैसे पता करेंगे? बेस बिट्स रिक्वायर्ड फॉर रिप्रेजेंटेशन से बेस इज 2, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बिट्स कितना हो जाएगा? 1। क्यों? 2 to the power 1 is equal to 2। से बेस इज 8, कितना हो जाएगा? 3, बिकॉज 2 to the power 3 is equal to 8। तो ये जो रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स द बिट्स रिक्वायर्ड। कैसे, क्यों करता है ये? अगर हम 2 to the power 8 की बात करेंगे तो 0 to 7 हो जाएगा।
ابھی اس کو کر لیں, آگے ایکسپلین کرتے ہیں. 16 کے لیے کتنے بٹس کی ریکوائرمنٹ ہوگی؟ 4. 2 to the power 4 is equal to 16, 32 etc. 32 کے لیے 5, 2 to the power 5 is equal to 32 etc. کیسے فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں؟ کیسے آپ چیک کریں گے؟ سے 2 to the power اگر ہم سے 3 کی بات کرتے ہیں, ویلیو آتی ہے 8 جو ایک بیس کو ریپرزینٹ کرتا ہے, اور اس کے اندر جو ڈیجٹس ہوں گے وہ ہوں گے 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. ان کو اگر ہم بائنری میں ریپرزینٹ کرتے ہیں, بائنری ریپرزینٹیشن تو سبھی کو آتا ہے, نہیں آتا میں بتا دیتا ہوں. اگر آپ کے پاس کوئی بھی نمبر ہے, جیسے ڈائریکٹ میتھڈ بتاتا ہوں میں, ڈیسیمل ٹو بائنری. ڈیسیمل ٹو بائنری کیسے کریں گے؟ 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 square, 2 cube, 2 to the power 4 and so on. جو ہماری کمپیوٹر مشین ہے, اٹ ورکس ان بائنری, اینڈ بائنری از 0 اور 1. اس لیے آپ دیکھتے ہیں جتنا بھی میموری میں ڈاٹا کا اسٹوریج ہے یا ریپرزینٹیشن ہے وہ کس کی فارم میں ہے؟ 2 کی پاورس میں. کس کی فارم میں؟ 2 to the powers میں. اس کو اگر ہم کیلکولیٹ کریں 1, 2, 4, 8, 16 اینڈ سو آن, اور جلدی چلی جائیں گی. اگر مجھے کیلکولیٹ کرنا ہے, جیسے 0 ہے, 0 کا بائنری کیا ہوگا؟ 0. 0 is 0. 1 کا بائنری کیا ہوگا؟ 1. جیسے میں یہاں پہ ڈیسیمل لکھتا ہوں اور اس سائڈ میں آپ کو بائنری مل جائے گا, یو ول گیٹ بائنری دس سائڈ. میں نے ڈیسیمل لکھا 1, تو 1 کا بائنری کیا ہو گیا؟ 1. میں نے ڈیسیمل لکھا 2. کیسے کریں گے؟ مطلب کسی بھی ڈیسیمل نمبر کو فارم کرنے کے لیے جن جن ڈیجٹس کی ریکوائرمنٹ ہوگی وہاں پہ ہم کیا پلیس کریں گے؟ 1, اور ریسٹ پلیسز کو ہم فل کر دیں گے کس سے؟ 0 سے, اور اس کے ریسپیکٹو ہمیں کیا مل جائے گا؟ ڈائریکٹ بائنری نمبر. جیسے 2 ہے, 2 کے لیے ہمیں اونلی 2 کی ریکوائرمنٹ ہے, تو اس کے آگے کیا فل کر دیں گے؟ 0. تو 2 کا بائنری کیا ہو گیا؟ 1, 0. سملرلی فور 3 کو فارم کرنے کے لیے ہمیں کس کس ڈیجٹ کی ریکوائرمنٹ ہوگی؟ 2 اور 1. 2 + 1 is 3, تو دونوں پلیس پہ کیا جائے گا؟ 1. آپ ڈویژن میتھڈ سے بھی کر سکتے ہیں. سیم فور 4 کے لیے 4 کی ریکوائرمنٹ ہوگی, ریسٹ کو فل کر دیں گے آگے 0 سے. سملرلی فور 5 کے لیے 4 + 1, 4 + 1, ریسٹ از 0. نیکسٹ از 6 کے لیے 4 + 2 is 6, ریسٹ از 0. 7 کے لیے 4 + 2 + 3. تو جو آکٹل نمبر ہے اس میں لاسٹ ڈیجٹ کیا ہے؟ 7. اس کا مطلب 3 بٹس میں ہم ریپرزینٹ کر سکتے ہیں کس نمبر کو؟ آکٹل نمبر کو. تو جیسے یہ 1 آیا تھا, اگر ہم اسے 3 بٹ میں ریپرزینٹ کر رہے ہیں تو اس سے پہلے ہم 3 بٹس کے لیے کیا کر دیں گے؟ 0, 0. تو سارے نمبر کس میں آ جائیں گے؟ 3 بٹس میں. جیسے 8 آتا ہے, 8 کو آپ 3 بٹ میں ریپرزینٹ نہیں کر سکتے, اور 8 آکٹل میں ہے بھی نہیں, وہ کس میں چلا جائے گا؟ ہیکسا ڈیسیمل میں. تو ہیکسا ڈیسیمل کا اگر ہم دیکھیں گے بیس کتنا ہوتا ہے؟ 4. کتنے بٹ میں ریپرزینٹ کریں گے؟ 4 بٹس میں. کلیئر ہے؟ ڈائریکٹ آپ اس سے بھی کر سکتے ہیں. تو جیسے آپ نے یہ دیکھا ہے ڈیسیمل ٹو بائنری, وائی سے ورسا آپ بائنری ٹو ڈیسیمل بھی کر سکتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل 111 میرے پاس بیس 2 میں ہے, دیٹ از بائنری میں ہے, مجھے اس کا ڈیسیمل فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. تو میں وہی 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, اس کو ہم کیلکولیٹ کر لیں گے. کتنا آ جائے گا؟ 4 + 2 + 1 کتنا ہو جائے گا؟ 7. سیم اسی کانسیپٹ کو ہمیں اس ایگزامپل کو سالو کرنے میں اپلائی کرنا ہے.
क्लियर है? कितने स्टूडेंट ने कर लिया? आंसर बताओ. एनी सेंटर, दिल्ली, यमुनानगर, जबलपुर, कोई भी, गुवाहाटी, औरंगाबाद, चंडीगढ़. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, वाई एंड जी? एक्स इज 0, 1, 0, 0. Y is equal to 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1. ये तो एकदम सिंपल था. मतलब इससे हमें क्या करना है? देखो, x और y, x को आप 4 नहीं लिख सकते, y को आप 3 नहीं लिख सकते. ये ऐसा अगर आप करते हैं तो आपको इन दोनों के बेस को क्या बनाना पड़ेगा? सेम बनाना पड़ेगा. जब तक इन दोनों के बेस सेम नहीं होंगे तब तक आप x, y और z कैलकुलेट नहीं कर सकते. x, y और g को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले इस बेस 16 को किस में लेके आना पड़ेगा? बेस 2 में. और बेस 16 को 2 में लाने के लिए 4 को आपको 4 बिट में रिप्रेजेंट करना है. 4 का बाइनरी क्या होगा? 1, 0, 0. और 4 बिट में रिप्रेजेंट करना है तो 4 क्या हो जाएगा? 0, 1, 0, 0. सिमिलरली 3 है. 3 किस किस के कॉम्बिनेशन से बनेगा? 2 + 1. तो इससे पहले 2 क्या आ जाएंगे? 0, 0, 0, 1, 1. सिमिलरली फॉर 9, 9 किस किस के कॉम्बिनेशन से फॉर्म होगा? 8 + 1 कितना हो गया? 9. एंड रेस्ट 2 आर जीरोस. तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, 0, 0, 1. अब ये नंबर किस में कन्वर्ट हो गया? बेस 2 में. हमारे पास है यहां पे x, y, z एंड बेस 2. तो x किसको रिप्रेजेंट करेगा? इस पार्ट को. y किसको रिप्रेजेंट करेगा? इस पार्ट को. और जो z है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? इस पार्ट को. बिल्कुल कर सकते हैं. एग्जैक्टली. किसमें? वैसे ऐसा हो नहीं सकता. एक बार चेक कर लो. क्लियर है? ऐसी एक प्रॉब्लम और कर लो. तो इस टाइप की प्रॉब्लम 431.1010 base 10 convert it into base 2. अब देखो इस टाइप की प्रॉब्लम में हमें क्या कंफ्यूजन होता है. हम देखते हैं कि जो बेस 10 पे वैल्यू है वो 1010 वो तो पहले से ही बाइनरी है. लेकिन जो 0 और 1 डिजिट होते हैं वो बेस 2 के या अबाउ किसी भी बेस में हो सकते हैं. तो यहां पे क्या कंफ्यूजन होता है कि कुछ प्रॉब्लम है कि बेस 10 है और 1010 लिख रखा है. ये 1010 है. कन्वर्ट कर लो इसको. तो आप कर ही सकते हो. मेरा बताने का पर्पज था कि इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है यू कैन सॉल्व इट. सॉल्व तो नहीं करना है इसे. अच्छा, उसमें कुछ नंबर्स ऐसे भी होते हैं जिसमें डेसिमल पॉइंट होता है. उसका भी एक एग्जांपल कर लें. ये तो आप सभी कर लेंगे. बस बेस 10 है, या तो डिवाइड कर लो या डायरेक्ट मेथड 2 की पावर 0 2 टू द पावर 1 उससे आप सॉल्व कर लो. मेरा बताने का पर्पज ये था कि अगर बेस 10 है उसमें भी 1010 हो सकते हैं. ये मैंडेटरी नहीं है, वो बेस 2 में ही होंगे. क्योंकि बेस 2 में भी जो डिजिट होते हैं वो क्या होते हैं? 0 1 होते हैं. बेस 3 में भी होते हैं 0 1, 4 में, 5 में, सभी में आते हैं. एग्जाम्पल 5.
गुड, औरंगाबाद। सबसे पहले इसे हम किस में लेके आएंगे, बेस 10 में, और बेस 10 से किस में लेके जाएंगे, बेस 4 में। तो बेस 10 में इसको लाने के लिए आपको ये चीज पता होनी चाहिए, अगर कोई नंबर डेसिमल पॉइंट से पहले होता है तो उसमें हम कौन सा मेथड लगाते हैं, पॉजिटिव पावर मेथड, और जो डेसिमल पॉइंट के बाद वाला होता है उसमें कौन सा मेथड लगता है, नेगेटिव पावर मेथड। मतलब मल्टीप्लीकेशन ही होगा, लेकिन मल्टीप्लीकेशन विद पॉजिटिव पावर्स एंड मल्टीप्लीकेशन विद नेगेटिव पावर्स, इस चीज का ध्यान रखना है। और जो पावर होती है वो किसकी होती है, बेस की। ये दिस इज पॉजिटिव पावर मेथड, या मल्टीप्लीकेशन विद पॉजिटिव पावर्स। और इस पार्ट के लिए जो डेसिमल पॉइंट के बाद वाला पार्ट है, मल्टीप्लीकेशन विद नेगेटिव पावर्स। सॉल्व कर लो, पहले बेस 10 में ले आओ और बेस 10 टू बेस 4। तो फर्स्ट पार्ट में आप इसे सॉल्व करेंगे। देखो चीजें बड़ी इजी हैं कि नंबर सिस्टम है, लेकिन इसमें हमसे मिस्टेक्स हो जाती है, तो इसके लिए प्रैक्टिस मैंडेटरी है। प्रैक्टिस के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। एक भी पावर अगर रॉन्ग कैलकुलेट हो जाए तो हमें लगता है कि आंसर डिफरेंट हो गया, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप वेरीफाई भी करें, और जब फाइनली आप आंसर टिक करें ना, तो एक बार अगर आपको एक से ज्यादा मेथड आते हैं तो उसको वेरीफाई भी कर लें कि हाँ ठीक है। नहीं, फर्स्ट में आप क्या करेंगे, 101.01 बेस 3 को आप कन्वर्ट करेंगे बेस 10 में। तो इसके लिए क्या होगा, डेसिमल पॉइंट से पहले 1 इंटू 3 रेज टू द पावर कितना होगा, कितने डिजिट है उसके आगे, 2, प्लस 0 इंटू 3 रेज टू द पावर 1, प्लस 1 इंटू 3 रेज टू द पावर 0, प्लस 0 इंटू 3 रेज टू द पावर, यहां पे ये 0 डेसिमल पॉइंट से कितना दूर है, 1, -1, प्लस 1 इंटू 3 रेज टू द पावर -2। जितना दूर होता चले जाएगा उतनी नेगेटिव पावर्स इंक्रीज होती चली जाएंगी। इसको आप सिंप्लीफाई करो, 9 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 1/3 प्लस 1/9, ओ सॉरी 0 इंटू 1/3 इज 0। कैलकुलेट कर लो, 10 प्लस 1/9, सिंप्लीफाई कर लो इसे, कितना लिखें इसको। देखो इसमें ना कभी कभी क्या होता है, जब इस टाइप के डिवीजन आ जाते हैं जो राउंड ऑफ नहीं हो पाते हैं, तो उसमें आप उसका जो ऑप्शंस गिवे ना उसमें देख लेना कि उसने आंसर कितने डिजिट तक मेंशन किया हुआ है। अगर उसने आंसर 2 डिजिट तक मेंशन किया हुआ है तो आप 2 ही डिजिट कंसीडर करके चलें, ठीक है ना, क्योंकि डाउट हो जाता है कि कितने जैसे आपने 1 को डिवाइड करना 3 से, तो वो तो 0.3333 चलता ही चला जाएगा। तो आप ऑप्शंस में चेक कर लेना ड्यूरिंग द एग्जाम कि उसने कितने डिजिट तक के आंसर को इनकॉर्पोरेट किया है, उसी के अकॉर्डिंग आप उसे कैलकुलेट करना। कितना हो जाएगा, 10.1 ही कर दें या 1 चलो 2 डिजिट तक ले लेते हैं, बेस 10। नाउ कन्वर्ट इट इनटू बेस 4। बेस 4 के लिए कौन सा मेथड आ जाएगा, डिवीजन मेथड। आंसर कैलकुलेट किया है किसी ने, सेकेंड 10.11 बेस 10, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू बेस 4।
अच्छा, जब हम बेस 10 टू अदर बेस में जाते हैं तो जो डेसिमल पॉइंट से पहले वाला पार्ट होता है उसको तो डिवाइड करते हैं, और डेसिमल पॉइंट के बाद वाले पार्ट को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ये पॉइंट आप नोट कर लेना, क्योंकि यहां पे वो तो है नहीं कि मैं आपको एक एल्गोरिथम लिखवाऊं और आप उसे नोट करें, वो तो फिजिबल नहीं है, मतलब आप सब कर चुके हो। तो ये जो डेसिमल पॉइंट्स, जब हम बेस 10 को किसी अदर बेस में कन्वर्ट करते हैं तो डेसिमल पॉइंट से पहले वाले पार्ट में कौन सा रूल लगाते हैं, डिवीजन। डिवीजन या डायरेक्ट मेथड, डिवीजन और डायरेक्ट। और डेसिमल के बाद वाले पार्ट पे भी आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो, और यहां पे कौन सा लगेगा, मल्टीप्लीकेशन। चलो आंसर बताओ कोई भी। औरंगाबाद, चंडीगढ़, दिल्ली, धनबाद, गुवाहाटी, जबलपुर, जयपुर, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, मेरठ, फरीदाबाद। 4 पॉइंट, धनबाद सेंटर का आंसर है 4.01। 22 पॉइंट, देखो जो एक स्टूडेंट ने दिया है 4.01, ये तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, जब बेस 10 है तो वैल्यू हमेशा स्मॉलर होगी, और बेस 4 में जब ये वैल्यू होगी तो ये लार्जर हो जाएगी। तो ये तो फैक्ट है कि जो बेस 4 में वैल्यू आएगी वो इससे वैल्यू दिखने में कैसी होगी, लार्जर होगी। दिखने में वैल्यू क्या होगी उसकी, लार्ज वैल्यू होगी। तो 4.01 तो नहीं हो सकता। कितना आ रहा है, 22.01। 01 आ रहा है या 10 आ रहा है, 01। कुरुक्षेत्र सेंटर 22.01। तो कुछ चीजें क्लियर हुई, मतलब है तो ये नंबर सिस्टम ही, लेकिन इस टाइप की अगर एक्टिविटीज है, क्विज टाइप का हो गया, तो क्या होते हैं, जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हो जाते हैं एक बार रिवाइज हो जाते हैं। अच्छा, 01 कैसे आया, से 0 आपके पास है 0.11, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप किससे, 4 से, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.44। जब हम रिजल्ट में काउंट करते हैं, टॉप डाउन करते हैं और डेसिमल पॉइंट से पहले वाले डिजिट को रिजल्ट में लिखते हैं। अब ये जो 0.44 है, इसको हम मल्टीप्लाई अगेन करेंगे किससे, 4 से। ये कितना हो जाएगा, 4 4 1.76, 2 डिजिट तक हमें करना है। तो इसको हम देखिए, जब डिवीजन डेसिमल पॉइंट से पहले वाले पार्ट पे लगाते हैं तो रिजल्ट बॉटम टू टॉप इवेल्युएट करते हैं, लेकिन जब डेसिमल पॉइंट के बाद वाले पार्ट को इवेल्युएट करते हैं तो उसका जो डेसिमल पॉइंट से पहला डिजिट होता है उसे टॉप टू बॉटम कंसीडर करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 01 बिफोर डेसिमल पॉइंट। क्लियर। तो मेरे हिसाब से नंबर सिस्टम में ये सफिशिएंट है। ये एक आध प्रॉब्लम और करनी है, चलो एक प्रॉब्लम और कर लो बस। फाइंड x, y, z एंड w वैल्यू। अच्छा, 16 की जगह 16 वाला तो हम कर चुके हैं, इसको 8 पे कर लो, इसको बेस 8 पे इवेल्युएट कर लो।
115। अच्छा, इस टाइप से अब हम इसमें क्या करेंगे, बेस 2 है और बेस 8 है। मैंने आपको बिट रिप्रेजेंटेशन बताया था। बेस 8 को कितने बिट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3 बिट्स में। लेकिन जो 3 बिट्स के कॉम्बिनेशन आप बनाएंगे वो कैसे बनाते हैं, हमेशा राइट टू लेफ्ट। जो कॉम्बिनेशन आप बिट्स के बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, राइट टू लेफ्ट। अब यहां पे अगर हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो ये फर्स्ट कॉम्बिनेशन 001, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन 101, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन 001, और लास्ट में जैसे 1 बचता है तो इससे पहले हम 2 जीरोस को ऐड कर लेंगे। इज इट क्लियर? क्योंकि हम बाद में जीरोस को ऐड कर सकते हैं, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, राइट टू लेफ्ट, क्योंकि जो पहले जीरोस होती हैं वो इनसिग्निफिकेंट होती है। तो आप इसको अगर बाइनरी है, इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो 001 क्या हो जाएगा, 1, 001 अगेन 1, 101 इज 5, 001 इज 1, बेस 8, x, y, z and w base 8. So x is 1, y is 1, z is 5 and 1 is w. Clear? Very good औरंगाबाद। तो ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो ये नंबर सिस्टम है। और प्रॉब्लम्स देखेंगे जो अभी कमिंग क्लास होगी। आई होप कि कल हफीज सर की तबीयत ठीक हो जाएगी, गले की ज्यादा प्रॉब्लम है, और अगर उनकी तबीयत ठीक हो जाती है तो ये वाली क्लास हफीज सर ही कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज हम कंप्यूटर वाले कोर्स को आगे बढ़ाएंगे। और कल विद ऑब्जेक्टिव टाइप और ये सारी चीजें और चीजों को इंटरेक्टिव बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। और किसी स्टूडेंट की कोई? यस यस यस, हाँ, एक सेंटर से एक क्वेरी है, डिफरेंस बिटवीन बाइनरी एंड बीसीडी। अच्छा, हाँ, मैं आपको एक अभी बताना भूल गया, बाइनरी कोडेड डेसिमल। BCD stands for binary coded decimal। नाम से ही पता चल रहा है, वो डेसिमल जिनको हम किस में कोड कर देंगे, बाइनरी में। लेकिन जब जिस डेसिमल नंबर को हम बाइनरी में कोड करेंगे वो डेसिमल नंबर कितने बिट्स में रिप्रेजेंट होंगे, 4 बिट्स में। कोई भी डेसिमल नंबर जिसको हम बीसीडी कोड लिखते हैं उसके हर एक डिजिट का रिप्रेजेंटेशन कितने बिट्स में होगा, 4 बिट्स में। जैसे फॉर एग्जाम्पल से मेरे पास 9 है, ये 9 है, लेकिन ये 9 किस में है, बेस 10 में। मुझे इसका बीसीडी फाइंड आउट करना है, तो 9 का बीसीडी क्या होगा, 100 100 या 1010, सॉरी 9, 1001। 9 का जो बीसीडी होगा वो क्या होगा, 1001। ऐसे सेम ये एक सिंपल एग्जांपल है, आपके पास कोई भी नंबर है 8921 और ये किस बेस में, 10 में, आपको इसका बीसीडी फाइंड आउट करना है, तो ये हो जाएगा 1001। ऐसे इसमें हर एक डिजिट को, एवरी डेसिमल डिजिट इज रिप्रेजेंटेड इनटू 4 बिट्स, तो वो कोड कौन सा कहलाएगा, बीसीडी, दैट इज बाइनरी कोडेड डेसिमल। इसको बीसीडी बनाने के लिए 1 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 0001, 2 को रिप्रेजेंट करेंगे 0010, 9 को 1001 और 8 को 1000। दिस कोड इज नोन एज बीसीडी। कुरुक्षेत्र सेंटर से एक क्वेरी है, ऑक्टेल टू हेक्साडेसिमल। तो एक एग्जांपल ऑक्टेल टू हेक्साडेसिमल भी कर लेते हैं। ऑक्टेल का रिप्रेजेंटेशन कितने बिट्स में करते हैं, 3 बिट्स में। से मेरे पास एक नंबर है 347 बेस 8, हमें इसे कन्वर्ट करना है बेस 16 में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड से। इनडायरेक्ट मेथड क्या है कि हम इसका पहले डेसिमल फाइंड आउट करें और फिर डेसिमल को किस में कन्वर्ट करें, बेस 16 में। और जो डायरेक्ट मेथड है जिसमें हम बिट रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, ऑक्टेल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय 3 बिट्स एंड हेक्साडेसिमल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय 4 बिट्स।
تو پہلے ہم اس آکٹل نمبر کو 3 بٹس میں ریپرزینٹ کریں گے, پھر ان 3 بٹس میں 4 بٹس کے کمبینیشن بنائیں گے رائٹ ٹو لیفٹ, اور یہ کس میں کنورٹ ہو جائے گا, ڈیسیمل میں. آپ اسے کنورٹ کر لو. اگر ہم اس کی بات کریں, اس کو پہلے بائنری بنا لو, اس کا 347 بیس 8, اس کو پہلے آپ کس میں کنورٹ کر لو, بیس 2 میں. تو بیس 2 کیا ہو جائے گا اس کا, رائٹ ٹو 3 کو کیسے ریپرزینٹ کریں گے, 011, 4 کا 100, 7 is 111. یہ کنورٹ ہو گیا بیس 2 میں. اب ہمیں اس کو کس میں کنورٹ کرنا, بیس 16 میں. تو بیس 16 کے لیے رائٹ ٹو لیفٹ 4 بٹ کے کمبینیشنز بنائیں گے. لاسٹ میں کیا بچتا ہے, 0. تو اس 0 کو, کیونکہ ایک ڈیجٹ ہے تو اس سے پہلے بھی کتنے 3 zeros کو انسرٹ کر دو, 1 2 3 رہے گا تو یہ 0 ہی. یہ کتنی ویلو آ گئی, 0 2 4 8, کتنا ہو گیا, 2 4 8 کتنا ہو گیا, 14 نا. اور 14 کے لیے ای, اور 0 1 7 بیس 2. یہ 0 انسیگنیفیکینٹ ہے, اٹ از E7 بیس. گڈ. گوہاٹی سینٹر. اور بھی جیسے جب ہم کل کلاس کریں گے, اگر نمبر سسٹم سے ریلیٹڈ کوئی چیز رہ جاتی ہے اس کو ہم کر لیں گے. اور یہ سبھی سلیبس میں ہے, جو باقی کے سلیبس بھی ہے نا اس میں بھی یہ چیز ہے. تھینک یو سو مچ. یہ دھنباد سینٹر جو ویٹڈ کوڈ رہ گیا اور گرے کوڈ ہے, یہ ہم کل کریں گے.